गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज के सेशन के बारे में मैं बता दूं तो जो सेशन है आज का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे जो अभी 12 के एग्जाम देके पास होंगे, या अभी जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो वो अपने अभी डे टू डे लाइफ में कैसे अपने जनरल नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, कैसे अपना रुचि या रुझान जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ा सकते हैं, इससे संबंधित सेशन है ये। और आज हमारे बीच एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकुश वर्मा मैम, जिनको आप पहले से ही जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे सेशन लिए हैं ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आप अंकुश वर्मा हैं, आपको काउंसलिंग और अन्य चीजों में बहुत लंबा और विशाल अनुभव है। मैम, ओवर टू यू मैम। आज मैं चाहूंगा मैम हमारे बच्चों को आप गाइड करिए मैम, कि कैसे जनरल नॉलेज में ये अपना रुझान बढ़ा सकते हैं और कैसे एक सफल करियर के तौर पे जनरल नॉलेज इनकी मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। नववर्ष की शुभकामनाएं। आज गुड़ी पड़वा है और हम लोग का नववर्ष आज से शुरू हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को ईद की भी अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली कल ईद होगी हमारी, आज चांद दिख जाएगा। तो त्योहार की ऑल द बेस्ट विशेस। साथ में जो स्कूल के कुछ बच्चे जुड़े हैं तो उनके लिए भी परसों प्रवेश उत्सव है, पहला दिन है, उनके भी सेशन शुरू हो रहे हैं। तो कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि आज कल परसों तीनों दिन त्योहार का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक पे कि जीके कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज मैं पीपीटी नहीं बना पाई, मेरे पास टाइम नहीं था, उसके लिए मैं सॉरी कह रही हूँ। लेकिन आप लोग ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि मे बी कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले इसमें जो मैं बात चर्चा आज करने जा रही हूँ। ना सिर्फ हम यहाँ जीके पे बात करेंगे, बल्कि आज हम थोड़ा सा रीडिंग हैबिट्स पे भी बात करेंगे। और ये जो रीडिंग हैबिट्स है, जानते हैं कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में भी बहुत मदद करेंगे। तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज आपको मिल जाए, तो प्लीज उनको नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीके क्या होता है। क्या आप लोगों में से कोई अनम्यूट करके मुझे बताएंगे कि आपके हिसाब से जीके क्या है, जनरल नॉलेज क्या होता है? कोई भी किसी भी लर्निंग सेंटर से अनम्यूट करके बताएं मुझे कि आपकी समझ क्या है, जीके क्या है। एनीबडी? किसी ने हैंड रेस किया है? राहुल जी। मैम हेलो मैम। जीके में लगभग सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, पास्ट इवेंट भी आ जाते हैं, कुछ स्टैटिक का पार्ट भी आ जाता है। मतलब ये सारा पार्ट मिलके मुझे लगता है सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो जीके कवर करता है। एग्जैक्टली, गुड। एनीबडी एल्स? कोई और बताएं। मैम नमस्ते। जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैम, हमारे चारों ओर जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में सामान्य जो जानकारी होती है, विस्तृत तौर पर नहीं, एनालाइजिंग वे में नहीं, पर जो सामान्य जानकारी होती है वो जनरल नॉलेज में आती है। गुड, सही। सबको अंदाज है कि जीके जो है वो मेरी जी मैम। तो मैं ये कह रही थी कि जो जीके हम बोलते हैं कि सामान्य ज्ञान, वो उतना सामान्य नहीं है। यही मैं कहना चाह रही थी आपको कि इसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, लेकिन ये उतना सामान्य नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी टॉपिक नहीं छूटता, कोई विषय नहीं छूटता जो हमारे सामान्य ज्ञान में नहीं आता है। आप विज्ञान उसमें आ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स आ जाएगा, लॉजिक्स आ जाएंगे, मतलब हर तरह का नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। हम यूं कह सकते हैं कि बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत डीप में गए बिना हम एक
सुपरफिशियल लेवल को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीके को लाइटली नहीं लिया जा सकता है, जीके को बहुत सीरियसली पढ़ने की जरूरत है और इसकी तैयारी करने की जरूरत है। एक चीज और होती है कि आप तमाम जगहों पे आपसे क्यों एक सामान्य जानकारी पूछी जाती है, सामान्य ज्ञान की आपसे क्या जरूरत है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, मान लीजिए आप बैंकिंग में जा रहे हैं, आप कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, तो आपको जनरल नॉलेज की आवश्यकता क्या है? मुझे इस पे कोई प्रकाश डालें कि हम क्यों जनरल नॉलेज आपका टेस्ट करते हैं। कोई भी नौकरी में जाने से पहले आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करना क्यों जरूरी है, मुझे बताएं। एनीबडी, क्या आइडिया है आपका कि जीके जी किसी भी फील्ड में जाएंगे तो मतलब जीके तो ऐसा है ना कि मैम उसके बिना चल ही नहीं पाएगा, वो हर जगह उसको यूटिलाइजेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गए हैं तो आपको जगह, लोकेशन, वहाँ का ज्योग्राफिकल मतलब क्या वहाँ पे है वो चीज़ पता होनी चाहिए। अगर बैंक में गए तो फिर आपको बैंक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, भाई रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, मतलब हर एक चीज़ में जीके कनेक्टेड है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कनेक्टेड है, उस तरीके से वो कनेक्टेड है। एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जीके इज सेल्फ अवेयरनेस, आप यूं कह सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी पे रहते हैं, हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, हम किसी शहर में रहते हैं, उसमें एक कॉलोनी में रहते हैं, हमारे आसपास का मोहल्ला है, हमारी ज्योग्राफी है, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारे यहाँ का पॉलिटिक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि एवरीथिंग जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके चारों तरफ का है, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तभी तो आप अपने प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने चारों ओर जो आपका वातावरण है, जो चारों ओर का जो क्षेत्र है, वहां पे ही तो आपको काम करना है। तो आपको ये सारे विषय जो है ये आपको पता होने चाहिए, इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो दिस इज मैं जनरल नॉलेज को एक विषय नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी ये एक स्किल है जो आप चाहे परीक्षा दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो, आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस होनी ही चाहिए। दिस इज अ बिग लाइफ स्किल। अगर आप देखेंगे ना तो जनरल अवेयरनेस जो है वो एक जीवन कौशल है जो हमें जीने के लिए जरूरी है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट जीके इज। अब तैयारी करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज रीडिंग हैबिट। हमारी पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार हम रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला मुद्दा है वो है हमारा रीडिंग हैबिट्स। अब नाउ बेसिकली मैं इसको 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर देती हूँ कि पहला है आपका रीडिंग, कि आप पढ़ें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना पढ़ें। दूसरा जो चीज है वो जीके आप कैसे हासिल करते हैं, बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए कि आप चीजों को ऑब्जर्व करें, घटनाओं को ऑब्जर्व करें, जहां से भी जो भी आपको जो भी इवेंट होते दिख रही है उसको आप आत्मसात करें, उसको ऑब्जर्व करें, गहराई से उसको देखें कि क्या हो रहा है। इससे आपकी समझ विकसित होगी। और तीसरी जो चीज होती है दैट इज डिस्कशन। जितना आप डिस्कस करेंगे उतना आपका जीके बढ़ेगा। अब डिस्कशन कैसे, बहस करना मुद्दा नहीं है, लेकिन जो आपने जाना उस पे जब आप डिस्कशन करेंगे पढ़ के, और सर्टेनली ऐसे ग्रुप के साथ डिस्कस करेंगे जो इस विषय को जानते होंगे या जिनकी इस विषय में महारत हासिल है, जब आप उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम 3 बेसिक जो स्टेप्स हैं 3 हमारे, वो मैंने आपको बताया कि रीड करना है, आपको ऑब्जर्व करना है और डिस्कस करना है। अब रीडिंग, हमको क्या क्या रीड करना है, तो हम इसको मेन हेडिंग्स में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो सामान्य सी बात जो आती है, वो ज्यादातर लोग कहते हैं, वो है न्यूज़पेपर पढ़िए। जैसे ही आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली जो सलाह आती है वो यही आती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें?
क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो आपको अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन नाउअडेज आई एम सॉरी टू से न्यूज़पेपर उतना ज्ञान का भंडार नहीं रह गए हैं जितना गॉसिप्स का भंडार हो गए हैं। तो हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा, हमें एक फिल्टर लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी कि इसमें से कौन कौन सी घटनाएं जो हैं या कौन कौन सी सूचनाएं जो हैं मुझे पिक करनी है और किन सूचनाओं को छोड़ना है। अन्यथा आप देखेंगे कि अखबार में एक घटना, एक कोई बहुत बुरी घटना छपी है जो अक्सर होती है कि न्यूज़पेपर में जो हेडिंग आ रही होती है वो किसी न किसी बुरी घटना के बारे में होती है, या तो कुछ हत्या हो गई है या लूट हो गई है या किसी ने ठगी की है या भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भर देती हैं। तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव। आपको समाचार पत्र पढ़ने के पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे किस प्रकार का समाचार पत्र चाहिए। तो थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, आसपास सलाह लीजिए और पता कीजिए कि कौन से समाचार पत्र हैं जो वाकई में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, ना कि गॉसिप्स को बेच के वो अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। क्योंकि अखबार जो है वो ज्यादातर बिजनेस का एक वो बन गए हैं जिसमें कि वो बड़ी फैसिनेटिंग घटनाएं या रोमांचक घटनाओं को सुना के उसको बेच के पैसा कमाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो सबसे पहले आपको एक अखबार चुनना पड़ेगा। वो अखबार अगर राष्ट्रीय स्तर के हुए तो बहुत अच्छा होगा। लोकल अखबार जो हैं वो सर्टेनली इतनी अच्छी जानकारी आपको नहीं देंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो दिशा लर्निंग सेंटर्स हैं, यहाँ भी राहुल जी अखबार तो आते होंगे यहाँ भी रेगुलर। मैम ये स्टेट नोडल सेंटर है मैम, बाकी दिशा लर्निंग सेंटर में बच्चे रेगुलर है। हाँ, वही जानना चाह रही थी कि दिशा लर्निंग सेंटर्स में रेगुलर अखबार आते होंगे। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको अखबार उपलब्ध होंगे। तो आप इसकी एक हैबिट बना लीजिए कि हमको रोज अखबार पढ़ना है। लेकिन ये अखबार सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन भी करके रखना है। उसमें से जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लीजिए। आप सबसे पहले जीके की जब भी तैयारी करने जाएं तो एक कॉपी बना लीजिए जो आपकी पर्सनल कॉपी हो। उस कॉपी में मैंने अपने पिछले सेशंस में भी आपको बताया था कि नोट्स कैसे लेने हैं। मैंने उसमें अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो नहीं थे मेरे पिछले सत्र में, मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप कीवर्ड्स पिक करते हैं। आप उसमें की जो भी आप समाचार पढ़ रहे हैं उसमें से जो कीवर्ड्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऐसे शब्द हैं जिसमें पूरी समाचार का सार छुपा होता है, तो वो कीवर्ड्स हैं। उन कीवर्ड्स को पिक करिए और उसको नोट डाउन करिए, शॉर्ट करिए। क्योंकि जब हम परीक्षा के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे पास समय नहीं होता कि हम इतना सारा जो पूरे किताबों का भंडार है, मेरे ढेर सारे नोट्स हैं, मैं उनको उठाऊं। तो हम क्या कर सकते हैं, नोट्स जो होते हैं ना आपके, जो शॉर्ट में होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, वो आपके दिमाग को भी सुकून देंगे कि भाई मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, मुझे इतना सारा नहीं पढ़ना है। तो वो आपका दिमाग भी इंटरेस्ट लेगा, बोझिल नहीं फील करेगा और आप अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। भले ही आपने बहुत सारा पढ़ा है लेकिन उसको लिखा शॉर्ट में है, तो नोट्स बनाइए। तो आपने अखबार जो है वो है। उसके अलावा जीके की मैगजीन्स निकलती हैं जो पूरा अपने आप में आप समझिए कि सार होता है, गागर में सागर, क्योंकि उसमें पूरा सार होता है, साल भर की इवेंट्स होते हैं, उन सब का डिटेल्ड उसमें होता है। ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अखबार जो आपने जो भी अखबार से आपने नोट्स बना के रख लिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको रख लिए। एक चीज और आप कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनकी पेपर कटिंग्स रखिए। ये भी आप कर सकते हैं कि उनकी पेपर कटिंग्स उठा के आपने छांट के अपना एक एल्बम बना लिया जिसमें पूरी जीके की चीजें हों। हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो हम लोग अक्सर ये वाली चीजें करते थे, पेपर कटिंग्स का हम लोग पूरा एक फोल्डर बना लेते थे। आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अखबार पढ़ लिया, उसके अलावा बुक्स हैं,
जैसे मैंने आपको मैगजीन्स बताई, मैगजीन्स भी आप पढ़ सकते हैं। मैगजीन्स आप साल में एक बार, जो ईयर बुक्स निकलती हैं, बहुत सारी ब्रांड है जिनकी ईयर बुक्स निकलती हैं, आप उनमें से कोई भी एक ब्रांड का ईयर बुक जीके की उठा लीजिए, उसमें से पढ़िए। उसके अलावा ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा उपलब्ध है। आप जानते हैं आजकल ऑनलाइन बहुत सारा है, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे पास लगातार बच्चों की ये समस्या आ रही है कि पढ़ाई हम ऑनलाइन करते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगेन ये सबसे बड़ा मुद्दा है, फोकस इज द इशू, कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फोकस कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेस को मैं बहुत ज्यादा वो नहीं देती हूँ, सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि वो बहुत, जितना आपको ऐड करते हैं उतना ही वो घटा भी देते हैं आपके ज्ञान में से, क्योंकि आप जितना समय, एक्चुअली वो समय खा लेते हैं आपका। आप एक चीज पढ़ने जा रहे हैं और आजकल आप देखते हैं पॉपअप होती रहती हैं चीजें, उन पॉपअप में आपका ध्यान भटक जाता है। उसके अलावा रील्स हैं, आपने 1 सेकंड के लिए रील्स देखी, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने एक रील देखी और बंद करके साइड में रख दिया, उस रील से जुड़ी हुई तत्काल दूसरी, तीसरी, चौथी, और ऐसा करते करते कितना सारा समय हमारा निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो आपको ऑनलाइन जब आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको बहुत सिलेक्टिव और सावधान होकर पढ़ने की जरूरत है, कि फोकस रहिए, पॉपअप्स पे ध्यान नहीं दीजिए। अपने आप को कहिए कि ये मैं, जब मेरा लीजर टाइम होगा, जो मेरा फुर्सत का समय होगा, मैं तब देखूंगा या देखूंगी, अभी मुझे पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन रिसोर्सेस भी हैं। ऑनलाइन ना बहुत सारी जो न्यूज़पेपर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके एप्स भी हैं, उनके वीडियोस हैं, उनके यूट्यूब चैनल हैं जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें डिटेल में डिस्कशन से बहुत गंभीर मुद्दों को सरल करके समझाया जाता है, तो वो एक बहुत अच्छा साधन आपका हो सकता है। उसके अलावा ये तो आपका जो है वो करंट अफेयर्स को आप रीड करके किस तरह से अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, ये वो है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है। ये तो आप अपडेटेड तो रहेंगे रीडिंग करके, लेकिन अदर भी, दूसरी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम अपना करंट अफेयर्स जो है उसको अपडेटेड रख सकते हैं। उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपके समाचार के चैनल। आपके जो समाचार के तमाम चैनल हैं, उनके द्वारा भी, समाचार देख के भी आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। लेकिन अगेन वही समस्या, क्योंकि टू द पॉइंट समाचार, कई समाचार के चैनल्स भी नहीं देते हैं। वो एक लाइन का समाचार होगा जिसको वो आधे घंटे तक तमाम रिपीट कर करके और उसको फैला के, और वो पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको बहुत जरूरत है इस बात की कि ऐसा कोई समय जहां पे वो टॉप 100 समाचार दे रहे होंगे या टॉप 200 समाचार दे रहे होंगे। एक और चीज हम कर सकते हैं, अगर हम समय बचाना चाहते हैं, तो हम किसी काम को जब हम ऐसा कर रहे हैं जहां पे कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो उस समय हम तेज आवाज में न्यूज चैनल्स को चला दें। तो जो हो रही होंगी घटनाएं, जो वो बोल रहे होंगे हमारे एंकर्स, उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप ग्रैब कर सकते हैं और उसको ध्यान में रख लीजिए। और जब भी आप पढ़ने बैठे तो फटाफट उन पॉइंट्स को अपनी जीके की कॉपी में लिख लें। तो हम इस प्रकार से न्यूज़ चैनल जो है उनसे भी हम अपडेटेड रह सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह है, उनके चैनल हैं, उसमें भी आप विशेषकर एक किसी पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ, कल परसों की बात है कि बहुत बड़ी घटना हो गई म्यांमार, बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह में, वहां पे बहुत तेज भूकंप आया, 7.7 रिक्टर पैमाने का वहां पे भूकंप आया। तो उसके जो अपडेट्स हैं, रेगुलर अपडेट्स हैं, आपने वो नोट डाउन कर लिया, क्योंकि अभी यू कैन नेवर नो ना कि जो पेपर सेट हो रहा है उसमें बंदा क्या पूछ सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इस प्रकार आपको ऑनलाइन भी आप समाचार देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके अलावा
तीसरी चीज क्या हो सकती है, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि रीड करके या ऑब्जर्व करके, है ना। तो ऑब्जर्व करने में आपके ये न्यूज चैनल्स वगैरह भी आ सकते हैं। और तीसरी मैंने चीज आपको बोली थी कि डिस्कशंस करके आप अपना एक ग्रुप बनाइए। जब आप लोग साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब आप 2-3 लोग, 4 लोग, जितने भी लोग हो सकते हैं, वो जो मिलके सेम टॉपिक पे, मतलब सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सबको जीके की तैयारी करनी है, तो आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें एक टॉपिक रखिए कि आज हम हिस्ट्री पे बात करेंगे, आज हम ज्योग्राफी पे बात करेंगे, आज हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। तो आप सब, क्या होगा जब आप सब अपनी अपनी तैयारी कर लेंगे और फिर जब आप डिस्कस करने जाएंगे तो क्या होगा कि आप सबका कलेक्टिव नॉलेज बढ़ेगा। आपको, आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट जो आपसे छूट गए थे वो हो सकता है कि आपके साथियों के द्वारा आपको बता दिया जाए। तो ये ग्रुप डिस्कशंस भी बहुत अच्छे रिसोर्स होते हैं जीके बढ़ाने के। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज में डिस्कशन के डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की भी होती हैं। लाइक आपको डिस्कवरी चैनल में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे वो दिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज दिए होती हैं। उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे चैनल हैं, आप सब जानते हैं, आप ऑनलाइन देखेंगे तो ढूंढ भी लेंगे। तो उनमें डिटेल्ड किसी भी घटना के बारे में, किसी भी समाचार की किसी भी एक टॉपिक को उठा लेते हैं वो और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो ये बड़े मनोरंजक साधन होते हैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा, डॉक्यूमेंट्रीज के अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं, क्विजेज होती हैं, जनरल नॉलेज की क्विज होती है, ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, फ्री में अवेलेबल होती हैं। तो वो एक तरह के टेस्ट होते हैं, आप अपने आप को आजमा सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। जब आप उन क्विज को हल कर रहे होंगे तो या तो आपको वो जवाब आते होंगे और नहीं आते होंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएंगे। तो ये भी आपका जनरल अवेयरनेस या जानकारी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। उसके अलावा भ्रमण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुत छोटी थी जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, तब हम लोग हर साल, मेरे फादर मुझे और मेरे भाई बहनों को सबको घुमाने ले जाते थे। तो कोई एक हिस्सा हिंदुस्तान का चुन लेते थे और उस हिस्से की जो इम्पोर्टेंट शहर होते थे उनमें हम घूमने जाते थे, छुट्टियां बिताते थे, लगभग 1 महीना हम घूम घूम के देखते थे। यकीन मानिए वो जो ट्रिप थे वो सिर्फ घूमना नहीं थे, उन्होंने हमारा नॉलेज इतना बढ़ाया कि हिंदुस्तान के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, या फिर हम वहां आसाम तक गए थे, आसाम के और आगे उस समय नहीं जा पाए थे, तो आसाम से लेके गुजरात तक आप समझ लीजिए कि ये पूरा एक, जब ऑल ओवर इंडिया आप कवर करते हैं तो ये सिर्फ घूमना नहीं होता। आप जब वहां जाते हैं, आप वहां के लोगों से मिलते हैं, आप वहां का वो वेजिटेशन देखते हैं कि किस तरह के वहां पे फसल उगाई जा रही है, वो लोग किस तरह का खान पान खा रहे हैं, किस तरह का पहनावा है, कैसे त्योहार हैं, किस प्रकार की भाषा है, वो इतनी जानकारी बढ़ाते हैं। तो ट्रैवलिंग इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ इम्प्रूविंग योर जनरल नॉलेज। अब आपको तो पूरी दुनिया का करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम पूरी दुनिया घूम घूम के कर लें, लेकिन जहां तक हमारे पास अवेलेबल हो वो हम घूम सकते हैं। और अदरवाइज आप टूर एंड ट्रैवल के वीडियोस भी देख सकते हैं। एक टूर एंड ट्रैवल का जो वीडियो होता है वो एक शहर को, एक देश को, उसके इम्पोर्टेंट जगह को कवर करते हैं। और उन डॉक्यूमेंट्रीज में जो उस सिंपल दिखने को आपको टूर एंड ट्रैवल की दिख रही होगी डॉक्यूमेंट्री, लेकिन वो वहाँ के बड़े इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दे, कुछ ऐतिहासिक स्मारक, कुछ इतिहास के पहलू, कुछ वहाँ की ज्योग्राफी, ये सारा कुछ कवर करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो ये जिनके द्वारा हम, जी ये गुड, किसने लिख के किसी ने शेयर किया है क्या? हम स्टेट नोडल सेंटर से हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपना नॉलेज इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। हम और क्या चीजें कर सकते हैं? तो कुछ
फन गेम्स भी होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं जीके से। उस तरह के जो गेम्स होंगे वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप जब आपका लीजर टाइम हो, जब आप खाली समय बिताना चाहते हैं, तो उन फन गेम्स में जाइए और उनसे अपना जीके जो है उसको आप टेस्ट करिए और जीके बढ़ाइए। तो इस तरह से क्या होगा, आपका रिक्रिएशन भी होगा और आप उस फन गेम से आप अपनी जानकारी भी बढ़ा सकते हैं। अब इतना हो गया कि आप किस तरह से कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा आप अपना जीके बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है हमारा रीडिंग हैबिट्स। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आप पढ़ के अपना जीके बढ़ा सकते हैं। तो मेरा तो पढ़ने में फोकस नहीं लगता, या इतनी किताबें हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम किस प्रकार पढ़ें, कैसे हम उन रिसोर्सेज से अपनी जानकारी बढ़ाएं। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा छूट गया था, वो ये है कि जो बुक्स हैं हमारी, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो जीके का बहुत अच्छा आपका रिसोर्स है, बहुत अच्छा रिसोर्स है। जब आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए 6 से। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके स्टेट में नहीं है, आप स्टेट की भी उठा सकते हैं, एनसीईआरटी की भी उठा सकते हैं, स्टेट की भी उठा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब मुझे क्या करना, लेकिन आप फिर भी उठाइए, 6 से उठाइए। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे ना 6 की बुक में से भी, तो आप पाएंगे कि कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो जब आप पढ़ रहे थे तो आपसे चूक गई, आपको वो याद नहीं है, वो पॉइंट्स आपके पास आएंगे। आपको साइंस पढ़नी चाहिए क्योंकि जो बेसिक साइंस है 10th तक की, वो जीके को कवर करता है। तो 10th तक की बेसिक साइंस आप पढ़िए, 10th तक की आप सोशल साइंस पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये भी आप 6 से उठाइए और इसको पढ़ते रहिए। आप साहित्य को पढ़िए क्योंकि साहित्य भी हमारे जीके का हिस्सा है। मैथ्स आप उठाइए, आपको मैथ्स, अगर आप बड़ी क्लासों में मैथ्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो भी बेसिक मैथ्स आप 8 तक की, 9 तक की आप पढ़ सकते हैं, आप उठा सकते हैं, वो भी आपको कंपटीशन में काम आएगी। तो जब भी मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, कैसे करना है, तो मैं उनको सबसे पहले ये कहती हूँ कि गिव योर सेल्फ टारगेट। आप अपने आप को 1 महीने का टाइम दीजिए कि 1 महीना जो है शुरुआत का, वो सिर्फ आप एनसीईआरटी की या आपकी कोर्स बुक्स उठाएंगे 6 to 10 तक की, और सिर्फ आप 6 to 10 तक को पढ़ डालिए बिफोर यू आर गोइंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद भले ही आप अपने जीके की तैयारी जैसे आपको करनी है करते रहिए। तो ये जो बुक्स हैं हमारी, जो कोर्स की बुक्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं हमारी। चलिए अब हम बात करते हैं रीडिंग हैबिट्स की। ये तो थी मतलब कि हम जीके की तैयारियां कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ मैंने आपको साधन बताए जिनसे आप कर सकते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे थे रीडिंग हैबिट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास में बहुत मोटी मोटी बुक्स है। आपने तो कह दिया कि हम 1 महीने के अंदर मैम आप 6 to 10 आप पढ़ डालिए, लेकिन इतनी किताबें हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये तो चलो फिर भी ठीक है कि आप पढ़ चुके थे, लेकिन आपने कोई नई किताब उठाई जिसका आपको और छोर भी नहीं पता है, और आपको वो मोटी मोटी किताबें आपको खत्म करनी है क्योंकि आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है। तो रीडिंग हैबिट के लिए जो पहला पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। स्कैन करना। कई बार देखिए पढ़ने को हम लोग के यहाँ, जब हम बच्चा छोटा होता है, स्कूल्स में होता है, तो टीचर्स हमेशा बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, जोर जोर से बोल के पढ़ो, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन जो पहला स्टेप मैं आपको बोल रही हूँ, बुक की स्कैनिंग, वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आप पन्ने पलटते जाइए, पूरी बुक शुरुआत में जैसे पहला चैप्टर ये क्या बोल रही है किताब, दूसरा चैप्टर ये क्या बोल रही है, उसमें सरसरी तौर पे देखिए कि किन चीजों को, हेडिंग्स को पढ़ने की कोशिश करिए कि किन चीजों को ये कवर कर रही है। मतलब आप जानते हैं ना, एक स्कैनर कितनी जल्दी पहला
अक्षर से लेके आखिरी अक्षर तक को स्कैन कर लेता है। हमको उसी तरह से सुपर फास्ट स्पीड में पूरी बुक को स्कैन कर डालना है कि शुरुआत से लेके आखिरी तक। आप बोलेंगे कि पहला जो हमने स्कैन किया हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये बुक में क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, जैसे ही आप स्कैन करेंगे, जो पेजेस आप पलटते जाएंगे, एक एक पेज आप पलटते जाएंगे और जब आप बुक को स्कैन करते जाएंगे तो तत्काल आपके दिमाग में आइडिया बन जाएगा कि इस बुक का विषय क्या है, इसने किन किन मुद्दों को उठाया है। तो एक जो क्लियर पिक्चर बननी होती है ना, वो इस स्कैनिंग वाले चरण में ही पूरा क्लियर हो जाता है। एक बार में पूरा क्लियर हो जाता है कि आपकी ये बुक क्या बोलना चाहती है। कई बार उसके लिए एक वो भी होता है, जो पीछे वाला पेज होता है, किसी भी बुक का जो पीछे वाला पेज होता है, उसमें उस बुक के बारे में काफी कुछ दिया रहता है। तो बहुत सारे लोग उसी को पढ़ लेते हैं और राय बना लेते हैं कि अरे ये बुक तो इसके बारे में है। तो मैं कहूंगी ये सही नहीं है। वो जरूर वो बताना, देखिए उस आखिरी में जो आखिरी पेज पे जो लिखा है, जो समराइज किया हुआ है, वो या तो ऑथर ने किया है या उनका जो भी पब्लिशर है उसने किया है। तो हमको दूसरों के हिसाब से नहीं देखना है, राय बनानी है, बल्कि हमें जो है खुद स्कैन करके देखना है कि ये बुक क्या बोल रही है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है और ये क्या क्या चीजों को कवर कर रही है। तो दिस इज लाइक कि एक प्रिलिमिनरी तैयारी। हम जब रीडिंग बुक्स को रीड करने जाते हैं, बड़ी बड़ी किताबों को जब हम पढ़ते हैं, तो उसका जो प्रिलिमिनरी स्टेज है दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। अब स्कैन कर लिया आपने, अब क्या? देन कम्स स्किमिंग। आपने स्किम्ड मिल्क सुना होगा, है ना? स्किम्ड मिल्क होता है कि भाई उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो उठा लेते हैं और जो बचा हुआ होता है दूध, वो दैट इज कॉल्ड स्किम्ड मिल्क। तो सेकंड स्टेज इज स्किमिंग। इसका मतलब ये है कि अब आपको उस बुक को पढ़ना है, ठीक है? अब आपको उस बुक को पढ़ते जाना है और इस बुक में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट चीज ये बोल रहा है ये किताब, उनको ध्यान देके फोकस से उनको पढ़ते जाना है आपको। तो दिस इज कॉल्ड स्किमिंग, कि जिसमें आपने पहली बार, देखिए एक किताब, हम कई बार क्या करते हैं, ये रीडिंग हैबिट में कुछ हम गलतियां करते हैं अक्सर। जैसे हम उसको उसी समय समझ लेना चाहते हैं और कई बार क्या हो जाता है, जब आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, समझने में पूरा जोर लगा देते हैं, तो दिमाग थक जाता है और तुरंत आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, जरा ऑब्जर्व करिएगा कि हम एक मोटी सी किताब उठा लेते हैं और फिर उसको हम पढ़ने जाते हैं और उसके पहले दूसरे चैप्टर के 2-3 पेज पे ही हम बोर हो जाते हैं, फिर हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम तीसरा पेज भी उठाएं। होता है कि नहीं ऐसा हम लोग के साथ? मेरे साथ तो होता है। मैं अक्सर, क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट ऐसी डेवलप्ड नहीं थी। हाँ, गुड, सही है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। यस, आई नो कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि हम बड़े जोश में उठा लेते हैं कि हमको पढ़ना है आगे, और हम देखते हैं कि हमने पहला 1-2 पेज में पूरा दिमाग लगा दिया कि ये क्या बोलना चाह रहा है, और वहीं हम कोशिश भी करते हैं कि इसको हम याद भी कर लें इसी समय। और उसी समय में इतना एफर्ट्स हम लगा चुके होते हैं कि उसके 5वें-6वें पेज तक जाते जाते हमारा दिमाग थक जाता है, बोलता है रख दो भाई, अब नहीं पढ़ सकता हूं मैं, है ना? तो दिस इज रॉन्ग। हमको इसीलिए, हमको जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हमको बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेज थी ना, जो पहली बार मैंने आपको स्कैनिंग बोली थी, जब आप उसको पढ़ते जाते हैं, पन्ने पलटते जाते हैं, तो दिमाग थकता नहीं है, वो पिक्टोरियल वे में चीजों को ग्रैब करने लगता है कि अच्छा अच्छा ये है, ये है, ये है, और वो चीजें दिमाग में फीड होने लगती। ऐसे ही जो स्किमिंग वाला जो हमारा चरण है, उसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उनको अब आप फोकस करिए, है ना? एक बार तो आप सरसरी तौर पे पूरा पढ़ गए, अब दोबारा आपने बुक उठा लिए और उसमें से आप इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट वर्ड दिख गए, कीवर्ड्स दिख गए, इनको आपने उठा लिया और फिर इनके आपने
साथ साथ नोट्स भी बनाते चले आप। इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, लाइक गाड़ी चलाना। आप में से बहुत सारे लोग गाड़ी ड्राइव करते होंगे, कोई 2 व्हीलर ड्राइव करते होंगे, कोई 4 व्हीलर ड्राइव करते होंगे। क्या होता है बताइए, जब हम चढ़ाई पे होते हैं तो हम कौन सा गियर लगाते हैं? ऑब्वियसली दूसरा या पहला गियर लगाते हैं, क्योंकि वो जो गियर होते हैं, पहला या दूसरा गियर है, उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है, फोर्स लगता है, क्योंकि जो गियर बॉक्स होते हैं उसमें खांचे बड़े बड़े होते हैं, उनमें वो उसमें फिट होके पहिया चलता है आगे। तो उस समय ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है जब बहुत हाइट पे हमें चढ़ना है। मतलब कहने का मुद्दा ये है कि अगर जो किताब का विषय है वो बहुत कठिन है तो स्लो पढ़िए आप, है ना, धीरे धीरे उसको पढ़िए, अपना गियर शॉर्ट रखिए, 1 या 2 पे गियर लगा के पढ़िए। लेकिन जब हमको थोड़ा आसानी होती है, थोड़ा सा बैलेंस रहती है, सड़क सीधी सड़क है, ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, तब हम क्या करते हैं, तुरंत हम अपना जो गियर है वो चेंज करके गियर बढ़ा के हम उसको 3rd गियर पे ले जाते हैं और फिर हम 40 की स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में हम अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं। तो रीडिंग की भी वही होती है, आप 3rd गियर पे लगाइए और एक रफ्तार में बुक को पढ़ते जाइए। या अब हमारे पास समय नहीं बचा है, हमें बहुत जल्दी इस किताब को खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए, अगर आपको स्पीड में गाड़ी चलानी है, आपको जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? अपना गियर और बढ़ा देंगे, आप 4थे या 5वें गियर पे चले जाएंगे और फुल रफ्तार में आप अपनी गाड़ी को दौड़ाएंगे और आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही आपको बुक रीडिंग के साथ करना है। जब आपको लगे कि ये टॉपिक कठिन है तो 1st गियर लगाइए, धीरे 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 समझ के पढ़िए, क्योंकि वो आपको जल्दी थका देगा। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि आप जल्दी थक जाएंगे और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और पढ़ने का मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कठिन टॉपिक है, समझ में आना तो जरूरी है, तो धीरे धीरे पढ़िए। क्या होता है, जब हमारी स्लो रीडिंग हैबिट होती है तो 1st गियर ही लगा रहता है, तो अपने आप आपकी ड्राइविंग जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ज्यादा ताकत लेती है। इसलिए रीडिंग हैबिट जब अपने अंदर आप डेवलप कर रहे हैं या रेगुलर रीडिंग हैबिट कर रहे हैं, तो फिर पहले गियर पे गाड़ी मत चलाइए, आपको रफ्तार अपनी तेज ही रखनी चाहिए। 3rd गियर पे चलाइए, एक नॉर्मल रफ्तार में सारे पेज पढ़ते चले जाइए। जब आपके पास समय कम है, आपको लग रहा है कि एग्जाम सर के ऊपर है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी है, तो गियर बढ़ा दीजिए और तेज रफ्तार में पढ़ डालिए। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने आपको यही बताया कि आपको स्कैन करना है, दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग। एंड सेकेंड जो मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। इसमें आपको इम्पोर्टेंट उसमें से कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकते हैं, कीवर्ड्स को नोट डाउन करके रख सकते हैं। इस तरह से आप सेकेंड स्टेप में इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हुआ। 3rd स्टेज क्या होती है, 3rd स्टेप क्या होता है? 3rd स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड रिवाइजिंग। ठीक है, 3rd रिवाइज करना होता है। किसी बुक को आपने पढ़ा है और आप उसको लंबे समय तक याद करना चाहते हैं, तो इसको रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रिवाइज करने का मतलब आप बोलेंगे कि मैडम मतलब तीसरी बार हम फिर पढ़ें किताब, तो जरूरी नहीं है। अगर आपने दूसरी बार इस किताब को ध्यान से पढ़ लिया था तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे टर्म में आप इसको रिवाइज करने के लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको उस किताब में आपने जो जो पढ़ा है उसको आपको डिस्कस करने की जरूरत है। उसको आप अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस कीजिए। आपने जितना पढ़ा है उसको शेयर कीजिए कि हमने ये पढ़ा है। आपका जो दोस्त है वो जब इस चीज को, उसने कुछ और पढ़ा है, या आप लोग, जैसा मैंने शुरू में ही आपको कहा कि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा करिए कि 2 या 3 या 4 लोग मिलके करिए। उससे क्या होता है कि अलग अलग हो सकता है कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए हो, कुछ मुद्दे छूट गए हो, किसी दूसरे ने वो पकड़ लिया हो, या आपकी समझ में कोई दिक्कत रही है और दूसरे ने उसको अच्छे से समझ लिया।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप उसको रिवाइज करिए, उसको जितने लोगों से आप शेयर करेंगे, जितने लोगों से आप उस बातों को करेंगे कि भाई मैंने ये किताब पढ़ी थी, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीजें निकली, वो आप बताइए, 1 को बताइए, 2 को बताइए, 3 को बताइए। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस बात की चर्चा करेंगे तो वो किताब जो है वो आपके दिमाग में बस जाएगी। कल ही की बात है कि कल हम लोग कहीं जा रहे थे ऐसे ही घूमने के लिए, तो मेरी बेटी कैट की तैयारी कर रही है। तो कैट की तैयारी वो कर रही थी, तो उनके यहाँ एक कॉम्प्रिहेंशन का सेशन चल रहा था उसकी कोचिंग में जहाँ पे वो जाती है, और वहाँ पे इंग्लिश के कुछ इंग्लिश भी नहीं, मतलब अलग अलग संस्कृतियों में जो इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं जिनको बिजनेस में यूज किया जाता है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है, प्रोफेशनली यूज किया जाता है, उन शब्दों पे क्लास थी। लेकिन उन्होंने बात की एक दूसरे कल्चर की। अब ग्रीक कल्चर पे बात हो रही थी, हमारे हिंदू कल्चर पे भी बात हुई, भारतीय कल्चर पे बात हुई, तो ग्रीक कल्चर पे बात हो रही थी। अब हम ग्रीक कल्चर के बारे में तो ज्यादा कुछ जानते नहीं, लेकिन मेरी बेटियों को बचपन से रीडिंग हैबिट थी, तो उन्होंने एक पर्सी जैक्सन करके एक फिक्शियस कैरेक्टर है, उसकी किताबें पढ़ी थी। उस किताब में ग्रीक माइथोलॉजी को बहुत डिस्कस किया गया था। उसके कीवर्ड्स जो हैं वो इनके दिमाग में थे, मेरी बेटी के दिमाग में थे, और कल जब उनकी क्लास में डिस्कशन हुआ इस बात को लेके, तो वो जानती थी, उसने तुरंत उन टॉपिक्स पे बात की और उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके डिस्कस किया। यही उसके एग्जाम में भी आने वाला है। तो कल उसने मुझे बताया कि मम्मी आप बोलती थी ना कि हम लोग ये फिक्शियस पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा? बोली देखो फायदा यहाँ निकल के आ रहा है। तो रीडिंग हैबिट जो है वो बहुत अच्छी होती है, और वो कहाँ आपको क्या फायदा दे जाएगी। मतलब आप सोचिए ना, एक फिक्शियस कैरेक्टर से भी क्वेश्चन एक कैट के एंट्रेंस एग्जाम में उसमें से टॉपिक उठा के, मुद्दे उठा के ले रहे हैं। तो रीडिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसको, और ये कैसे दिमाग में रहा, क्योंकि उन लोग का एक ग्रुप था, वो आपस में पढ़ते थे। कल यही बात मेरी बेटी ने शेयर की, मैं रीडिंग पे बात कर रही थी, रीडिंग हैबिट्स की, तो उसने यही शेयर की कि हमारी दोस्ती ही उससे हुई थी कि हम चारों पांचों स्कूल में हम लोग सेम चीजें पढ़ते थे, और फिर हम लोग क्लास में बैठ के डिस्कस करते थे कि ये घटना हुई, ये पात्र है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए, ये जो भी हुआ। तो उससे उनके दिमाग में, वो सोचो कि आज मेरी बेटी 24 साल की है और उसने ये किताब पढ़ी होगी जब वो 12-13 साल की रही होगी, तो सोचो इतनी पुरानी बात उसके दिमाग में थी और वो उसको याद रह गई क्योंकि डिस्कस किए। तो दिस इज रिविजन। तो बुक जब भी आप पढ़ें तो उस पर डिस्कस आप जरूर करें कि कैसे, क्या उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और किस तरह से हमने उसको आगे उसमें क्या चीजें हमें अच्छी लगी। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी बुक में से आपने कौन सी चीजें जो है वो आपको अच्छी लगी, कौन सी चीजें आपने पिक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस वाज अबाउट रीडिंग हैबिट्स। मैंने रीडिंग के 3 ही स्टेप बताए, बाकी बहुत सारी हैं रीडिंग में, अभी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है कि ध्यान लगाना, आप कितना अटेंशन से पढ़ रहे हैं उसको, ये भी इसके सब पार्ट है। मतलब आप स्कैन कर रहे हैं तो वहां पे आपका अटेंशन होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। फिर एक और चीज होती है कि भाई उसमें रोचकता कितनी है। कई बार जो कठिन कंसेप्ट होते हैं, गूढ़ कंसेप्ट उसमें हैं, वो रोचकता खत्म कर देते हैं, तो ये भी होती हैं। और आप इसके अलावा आजकल जीके बढ़ाने का एक और बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है इंटरनेट में, वो है ब्लॉग्स। जो ब्लॉगिंग होती है, जो ब्लॉग होते हैं, तो उसमें जीके पे भी होंगे। आप देखिए बहुत सारे जो ब्लॉग्स लिखे जाते हैं वो जनरल अवेयरनेस के मुद्दों पे लिखे जाते हैं। तो आपको ऐसे कुछ पता लगाने पड़ेंगे ब्लॉगर्स जो जीके पे लिखते होंगे, तो उसमें आप रोचक ढंग से जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे।
हाँ, रीडिंग की जो लेटेस्ट अभी तक तो इस तरह से आप बुक्स पढ़ते थे, लेकिन आजकल एक नया चलन भी चला है। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो बुक को आपके लिए पढ़ के सुनाते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है किसी बुक को पढ़ने का। आपने उस पर्टिकुलर बुक पढ़ने वाले ऐप को डाउनलोड कर लिया, क्योंकि मेरे लिए ये संभव नहीं होता है। मैं अपना ही आपको बता रही हूँ कि मेरे लिए संभव नहीं होता कि एक बुक मैं लेके बैठ गई और फिर मैं उसको पढ़ रही हूँ और पूरा मैं उतना टाइम उसमें एक जगह बैठ के दे रही हूँ। मेरा अटेंशन स्पैन उतना नहीं है, मैं नहीं उतना पढ़ पा रही हूँ। तो क्या कर सकते हैं, हम एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो बुक को आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसमें अब आप क्या कर सकते हैं, आपने उस ऐप में गए और आपने वो बुक चुनी और फिर आपने वो लगा दिया। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। आप या तो उसको उसका जो समरी है, सार है, वो सुन लिया आपने 10 से 15 मिनट में। एक 300-400 पेज की किताब को के अंदर क्या है वो, क्योंकि एक दूसरा बंदा है वो मेहनत कर चुका है तो वो पढ़ के उसको सुना देता है उसको। या आप खुद सार, अगेन वही बात है कि सार दूसरे ने निकाला, आप चाह रहे हैं कि आप उसको पढ़ें, आपको पता रहे, तो क्या कर सकते हैं, आप उसको वो इस मोड में लगा दीजिए कि वो पढ़ पढ़ के आपको वो बुक उस ऐप के द्वारा जोर जोर से पढ़ पढ़ के सुनाते रहेंगे। तो आप इसको दूसरे काम के साथ क्लब करके आप वो सुन सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज कर सकते हैं जो मैं करती हूँ, स्पीड को बढ़ा देती हूँ, स्पीड को दुगना कर देती हूँ या 1.5 गुना कर देती हूँ। तो जो तेज फास्ट फॉरवर्ड में करके ये किताब जल्दी से खत्म हो जाती है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रीडिंग कि हम उसको सुन के भी रीड कर सकते हैं, है ना। जैसे आप पढ़ के रीड करने की बात हो रही थी, यहाँ उस बुक को सुन के भी आपने रीड कर लिया। तो बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे साधन है आपके पास अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के। तो ये आज हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन किया कि जिसके द्वारा हम अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हम अपने अंदर रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। अब क्वेश्चंस ले सकते हैं, आप लोगों की जो भी चर्चाएं हैं, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम ले सकते हैं, या आप चाहते हो कि इसको एक बार और रिवाइज कर दिया जाए तो स्टेट नोडल टीम में लिखे ही हैं, नोट्स लिखे ही हैं। राहुल जी, आप लोग कोई उसको पढ़ के भी सुना सकते हैं एक बार, जैसा आप चाहें। मैम कुछ बच्चों ने मैम हैंड रेज किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट नेवारी, जी डिस्ट्रिक्ट नेवारी, बताइए जी सर, क्लियर आवाज नहीं। क्या प्रश्न है आपका? कुछ नहीं सर, वो सॉरी सर, वो दब गया था। सॉरी, पूछिए क्या प्रश्न है आपको? सॉरी सर, वो दब गया था सर वो। मैम, एक बच्चे का प्रश्न है कि क्लास 10th में अगर कंसिस्टेंसी बनानी है तो वो कैसे बनाए रखे? गुड। ये तो किस बारे में है, मतलब ये तो रीडिंग मतलब पढ़ाई की हैबिट की बात कर रहे हैं ना, स्टडी हैबिट की बात कर रहे हैं। हाँ, हम इस क्वेश्चन को लेंगे आखिर में। अभी हम इस पे बात करना चाहेंगे, जनरल नॉलेज वाला जो अभी जो सेशन हुआ हमारा, इससे कुछ पॉइंट अगर आपके हों, कुछ क्वेश्चन है तो वो बताइए, नहीं तो वो क्वेश्चन हम लेंगे अभी। जी मैम, इस पे हम बात करेंगे। जी अनुकीर्ति यादव, आपने हैंड रेज किया था। मैम, लगता है अभी बच्चों के प्रश्न नहीं है। मैम आगे मैम कह रही होंगी। चलिए, तो हम स्टडी हैबिट्स पे ही बात कर लेते हैं। स्टडी हैबिट्स में, हाँ मैम, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। मैम 2 मिनट मैम, प्लीज मैम। 24th बटालियन जावरा। हर्ष, हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
मैम और जब भी हम जीके में पढ़ रहे होते हैं ना, तो पूरा दिन पढ़ते हैं और फिर जब शाम को सब देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, हमें कितना कुछ याद रहा, तो शाम को ऐसा लगता है कि वो तो बहुत कुछ, जितना हमने पढ़ा ना उतना ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। सही बात, सही कह रहे हैं आप। वही वही मैंने आपको, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ये वाली बात बताई कि आप पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, लेकिन वो जो रिवाइज वाला हिस्सा था, जो मैंने आपको बताया कि जब आप डिस्कस कर लेते हैं ना उन पॉइंट्स को, तो वो पॉइंट आपके दिमाग में पक्के हो जाते हैं, फिर आपके भूलने की संभावना कम हो जाती है। आप मुझे ये बताइए, आप सिंगल ही पढ़ती हैं या ग्रुप में पढ़ती हैं? सिंगल ही। वही बात है, कोई बात नहीं, आप सिंगल पढ़ रही हैं तो कैसे कर सकते हैं बताइए। आप मुझे बताइए कि आप अकेले पढ़ रही हैं तो रिवाइज कैसे करती हैं? जब पूरा वीक हो जाता है उसके बाद मैं जो मेन चीजें होती है उनको अंडरलाइन कर लेती हूँ और फिर पूरा वो रिवाइज कर लेती हूँ, मतलब स्पीड में पढ़ लेती हूँ। और फिर जब मतलब हर हफ्ते या फिर जो भी अंडरलाइन वाली चीजें वो मैं खुद से पूछती हूँ कि इसका क्या हुआ था या इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा था। बहुत अच्छा कर रहे हो, यही सही तरीका है कि आप या तो जब आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे होते हो या फिर खुद को पढ़ाओ, जो आपने पढ़ा है ना, उसको आप ज्यादा दिन मत करो। मतलब आपने अभी अगर कोई भी बुक या कोई भी जानकारी जो आपने आज पढ़ी है, मैंने अपने पिछले सेशंस में भी आपको बताया था कि रिवाइज जो हम करते हैं ना, वो हम कितने बार रिवाइज कर सकते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है, जो हमारा ध्यान का समय है, वो लगभग 25 मिनट से 40 मिनट ही होता है मैक्सिमम। 20-25 मिनट में, मैंने आप पिछली बार भी प्रोमोडोरो टेक्निक बताई थी, बोला था ना आपसे, 25 मिनट में हमारा ध्यान खत्म हो जाता है, उस जगह से चला जाता है और फिर एकदम नया कुछ भी दिमाग में आ जाएगा और ये पिछला जो है ये वाइप आउट हो जाता है। तो हमें जो पहला रिवीजन कर लेना है वो इतनी देर में ही कर लेना, विद इन 1 आवर हमको जो भी हमने पढ़ा है उसको हमको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और रिवाइज ऐसे करना है, उसमें आप खुद के टीचर बन जाओ। मतलब पहली बार जो रिवाइज करोगे उसमें हो सकता है कि आप स्टूडेंट ही बने रहो, दोबारा भी आप उसी को पढ़ो और सीखो। लेकिन जब आप अगले दिन 24 घंटे के अंदर अगला रिवीजन, पहला 1 घंटे के अंदर, दूसरा 24 घंटे के अंदर, जब 24 घंटे के अंदर आप रिवाइज करोगे, उस समय आप खुद को ऐसे पढ़ाओ जैसे आप खुद के टीचर हो। आप खुद किसी को समझा रहे हो, भले ही आप खुद को समझाओ, लेकिन आपका पढ़ाने का स्टाइल ये होना चाहिए कि आप जब खुद को, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको बताना है कि हिस्ट्री की किसी लड़ाई के बारे में या किसी कल्चर के बारे में बता रहे, तो आप खुद को इस तरह से समझाओ कि पता है इस कल्चर में क्या था, इस कल्चर का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फिर ये था। जोर जोर से बोल के भले ही आईने के सामने बैठ जाओ और खुद को समझाओ। तो जब आप इसको इस तरह से करोगे तो ब्रेन में वो चीजें ज्यादा रजिस्टर होंगी। अगला जो रिवीजन होगा वो करना है आपको 3 दिन के अंदर, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ा, एक बार 1 घंटे के बाद पढ़ा, 2 बार पढ़ा, एक बार 24 घंटे के बाद पढ़ा, 3 बार पढ़ा, फिर एक बार 3 दिन के अंदर पढ़ना है, 4 बार, फिर 7 दिन के अंदर 5 बार। ऐसे किसी टॉपिक को जब आप इतना पढ़ लोगे ना, तब जाके वो याद रहेगा, तब जाके वो ब्रेन की परमानेंट मेमोरी में जाएगा और वहां जाके वो रजिस्टर हो जाएगा। नहीं तो अपन भूल ही जाएंगे। ये तो आप सही कह रहे हो कि अभी पढ़ा और दिन भर पढ़ते रहे, ये नया ये नया ये नया ये नया, सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में भर ली। अब आप बताओ, अलमारी में आपने ढेर सारे कपड़े उठाए और ठूस दिए, ठीक है। अब वो जो इम्पोर्टेंट एक वाइट कलर का कुर्ता था वो कहाँ दब गया? अब आप ढूंढने बैठे, जब निकालने बैठे तो कैसे निकालेंगे बताइए? सारे कपड़े इधर से चुनेंगे, तब कहीं जाके नीचे से निकलेगा वो। उसके बजाय जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर उनको प्रिसाइसली एक जगह बना के और वहां पे हम सेट करते जा रहे हैं, तो हम बड़े आराम से जैसे ही अलमारी खोलेंगे सामने हमें वो रखा दिख जाएगा। तो इसी तरह से हमें जो मेमोरी है, याददाश्त, जो हम याददाश्त पे जो काम करते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, जो 10th वाला बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि कैसे पढ़ाई करें, तो उसके लिए भी यही इम्पोर्टेंट वो है कि आप
नोट्स बना बना के रिवाइज कर करके इस तरह से पढ़िए कि ब्रेन में वो स्ट्रक्चर वे में कहीं 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 रखी रहे, जैसे अलमारी में रखी होती हैं जमा के, कि आप खोलते हैं तो तुरंत तत्काल वो आपको दिख जाता है और आप उसे पिक कर लेते हैं। तो ऐसे ही ब्रेन में अगर वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर रहेंगे तो जब भी आप चाहेंगे आप उसको उठा लेंगे और वो तुरंत आपको याद आ जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। कोई और क्वेश्चन? वो जो 10th वाला बच्चा था जिसने क्वेश्चन पूछा था, उसका सर क्वेश्चन एक बार रिवाइज करेंगे, क्या बोला था उसने? मैम क्लास 10th में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, ये बच्चे का प्रश्न है। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हम एक स्टडी शेड्यूल बनाएंगे। उस स्टडी शेड्यूल में हम हर विषय के हर टॉपिक को एक टाइम और एक डेट सिलेक्ट करके अलॉट करके देंगे। ये काम आप शुरू में, आप अब 10th के बारे में पूछ रहे हो, मतलब आपका 9th हो गया है, आप 10th में आप एडमिशन ले लिया है आपने, उसमें प्रमोट हो गए हैं और अब आप 10th की तैयारी करने जा रहे हैं। एम आई करेक्ट बेटा, जो भी पूछना चाह रहे हैं? अनुश्री उपाध्याय। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने 10th का एग्जाम दे दिया है या आप 10th में पढ़ने जा रहे हैं या आपके एग्जाम चल रहे हैं? मैम 10th में है अभी बच्चा, मतलब अभी इस साल आएगा। चल रहे हैं। जी मैम। ओके, तो अब अभी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए तो समय बहुत कम बचा है ना? इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि एग्जाम में अभी कैसे कंसिस्टेंसी बनाएं, तो इसके लिए तो आपको जरूरी है कि आप अपना एक टाइम फिक्स कर लें पढ़ाई के लिए, और उस समय में जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने किसी बड़े को अपनी जो लगाम है वो किसी बड़े को दे दीजिए, क्योंकि आप अगर फोकस बैठ नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो किसी की मदद लीजिए, है ना? किसी बड़े को बोलिए, आपकी मम्मी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, उनको बोलिए कि आपको सिर्फ मॉनिटर करना है कि मैंने अभी क्या पढ़ा। ठीक है, आप मुझसे प्रश्न पूछिए या आप खुद ही ले जाइए और बोलिए कि ये प्रश्न सुन लीजिए, और जहां वो आपको डिस्ट्रैक्ट होते देखें, आप अपनी स्टडी टेबल पे नहीं हैं, आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है या आप टीवी देख रहे हैं, तो वो आपको तत्काल टोक दें। और आपको भी इसका बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आपके पास समय कम है। अगर आपके पास समय है और आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला काम आपका यही होगा कि आप पूरे सिलेबस का, पूरे कोर्स का एक शेड्यूल बना दीजिए, फिक्स कर दीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 10th में आपको एक एक टॉपिक को कम से कम 5 बार पढ़ना है। तो शेड्यूल इस तरह से बनाइए कि आप मान लीजिए कि आपके पास 10 महीने हैं एग्जाम के लिए आगे, तो आपका 2 महीने में एक बार वो मतलब पूरा कोर्स जो है वो कवर हो जाए, फास्ट फॉरवर्ड में कवर हो जाए, क्योंकि फिर आप रिवाइज करेंगे 2 महीने बाद, फिर आगे ऐसे। कई बार क्या होता है कि हम अगेन, वही बात है ना, मैंने जो ऐसा शुरू में बोला कि आपकी फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, तो धीरे 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 चल रही है। अब वो धीरे धीरे चलेगी तो वो बहुत सारा दिमाग की एनर्जी खर्च कर लेगी और आपकी गाड़ी जो है बड़ी स्लो 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 चलेगी, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी। अभी आपको क्या करने की जरूरत है, उसको फास्ट फॉरवर्ड में ले जाने की जरूरत है। उसको 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब 5वीं बार रिवीजन करेंगे तो चीजें परमानेंटली याद हो जाएगी। और अभी फोकस बढ़ाने के लिए आप सिंपल कुछ एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपकी अभी जो सिंपल टेक्निक है वो यही होगी कि आप प्रोमोडोरो, जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, कि आप अलार्म लगा के बैठिए, 25 मिनट में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक को रोक दीजिए, और जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे बैठे थोड़ा सा आप ऐसे हाथ कर लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, गर्दन हिला लीजिए, इस तरह से ये वहीं पे बैठ के करिए और फिर पढ़ने बैठ जाइए। उसी टॉपिक को फिर से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है? किसी का क्वेश्चन आ रहा है? विद्युत रिवाल आपने एंट्रेस किया हुआ है। हर्ष। हाँ। हाँ जी। जी जी मैम, एक क्वेश्चन था मैम, जैसे
एग्जाम मैम, अलग अलग एग्जाम्स में जीएस का अलग अलग वेटेज रहता है और उनका स्ट्रैटेजी भी अलग रहेगी। जैसे पीसीएस में आपको जीएस पूरा जीएस ही जीएस पढ़ना है, और जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी, तो उसमें लगभग 25% वेटेज रहता है जीएस का, और टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं ना, जो फैक्चुअल होते हैं ना वो आते हैं। तो उसके लिए कैसे पढ़ा जाए मैम, क्योंकि कम टाइम होता है, उसी टाइम में हमको सारे सब मतलब जीएस के साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करना होता है, तो उसके लिए जीएस कैसे पढ़ा जाए, मतलब कोई देखिए, जो जनरल स्टडीज के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में जो एक सिंपल बात है वो ये है कि हमको ये रेगुलर अपडेट करते जाना चाहिए था। मतलब आप, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जब आप 6th में है तब से ही जब आप पढ़ रहे हो तो आसपास के वातावरण की जानकारी, एक बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक जो साइंस है, ये सारी चीजें तो 10th तक ही हमारी कवर हो जाती है, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स भी ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये होते रहता है, ये रेगुलर प्रोसेस है। मतलब इट इज नॉट अ वन डे पिक्टोरियल थिंग ना कि हमने ये इम्पोर्टेंट उठा लिया, क्योंकि हमारे ब्रेन की तो लिमिटेशन है ना, उसमें हम कितना भर सकते हैं। और अगेन जनरल स्टडीज की तो कोई सीमा ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल पूरा ही सभी कुछ कवर कर लेता है, सारी तरह की चीजें वो कवर कर लेता है। तो जब आप कोई चीज लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, आपके पास समय कम है, तो आप क्या कर लीजिए, उसको बाइफरकेट कर लीजिए। उसके जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी उसमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक सिलेबस दिया होगा, एक कोर्स का एक हिस्सा दिया होगा, तो उसमें आप क्या कर लीजिए, उसकी शेड्यूलिंग कर लीजिए और मुझे अभी ये कंप्लीट करते जाना है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रैंडमली दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन पिक कर लें, तो उस कोर्सेज की पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर जो आ रहे होते हैं या जो बुकलेट फॉर्म में आपको दिया होता है, आप पहले सिर्फ उसको पढ़िए। क्योंकि वही बात है, एक साधे सब साधे सब जाए वाली बात है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप 6वीं से 10वीं तक की किताब उठाइए और फिर उसको आप पढ़िए। तो इतना समय तो आपके पास है नहीं अभी। तो आप क्या करिए कि जब किसी ने ऑलरेडी मेहनत करके कंपाइल करके उसको समराइज करके रखा है, तो यू गो थ्रू दैट। और जो मैंने आपको रीडिंग की टेक्निक बताई है, उसी टेक्निक को फॉलो करके इसको कंप्लीट करिए। जी, थैंक यू मैम। जी जी। देवास, आपने हैंड रेज किया था। सर नमस्कार सर। नमस्कार। मैम कुछ क्वेश्चन थे हमारे कि एक रिसर्च में बताया गया कि 70 to 80% स्टूडेंट ऑनलाइन यूट्यूब पे भरोसा कर रहे हैं, तो ये कितना फायदेमंद और कितना नुकसान हो सकता है और कैसे सही कंटेंट का चुनाव करें? बिल्कुल, तो ये वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है। अभी रिसेंटली बहुत इन बातों पे डिस्कशंस भी हो रही हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। अभी आपके सवाल का जवाब दे दूं, मैं फिर वो टॉपिक उठाती हूँ। ये वास्तव में, क्योंकि वो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना कि विज्ञान की लाभ और हानि, की विज्ञान एक वरदान भी है और विज्ञान एक अभिशाप भी है, हम ये पढ़ते थे। ऐसा ही इंटरनेट एक वरदान भी है और इंटरनेट एक अभिशाप भी है। ये दोनों ही चीजें हैं। यूट्यूब से पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो उसको समराइज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत पिक्टोरियल वे में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए होती हैं, उससे समय भी बहुत बच जाता है। और बहुत सारे हमारी ना लर्निंग की हैबिट्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जो देख के समझते हैं, कुछ अनुभव से समझते हैं। तो YouTube जो है ना, वो एक बहुत अच्छा साधन इस प्रकार होता है कि जो लोग देख के समझते हैं, सुन के समझते हैं, तो उनको क्या होता है, दो तरफा चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो ये तो बहुत अच्छा साधन है पढ़ने का। और ये बात भी सही है कि 80% बच्चे अब इसी से पढ़ रहे हैं, लेकिन भटकाव के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ AI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। AI क्या करता है, जिस तरह के आपने उठाए होते हैं
पढ़ा होता है, जिस तरह का वीडियो आपने देखा होता है, वो उसी तरह का पूरा बाढ़ की तरह आपको उससे से रिलेटेड ढेर वीडियोस भेजता जाता है। और ये वाकई में समुद्र में से मोती चुनने जैसा है कि आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैसे चुने। तो आप इसके लिए मदद, अगर आप पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो आप मदद अपने टीचर्स से ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि कौन से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे भी। फिर चैनल को पता करने के लिए भी उसमें वो दिया होता है, जब आप उसके रिसोर्सेस पे जाते हैं पीछे, वो जरूर पढ़िए। कि हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि किसी दिन इस पे राहुल जी एक सेशन ले सकते हैं कि ऑनलाइन हम कैसे पता लगाएं कि कौन से जो चैनल है या कौन से जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो ऑथेंटिक है और कौन सी नहीं है। तो उस पे हम रिसर्च करके जो वीडियो होता है ना यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये जो बंदा बना रहा है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, ये किस तरह से करता है। रिव्यूज आप पढ़ सकते हैं, लोगों ने रिव्यू डाले होते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, तो उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि इस चैनल की इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है। तो थोड़ा सा होमवर्क करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये यूट्यूब चैनल सही है कि नहीं है। और अगर वो सही है तो कोई दो राय नहीं है कि अगर हम उसमें पढ़ें तो कोई गलत नहीं है। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रील्स का है, भटकाव का है कि हम पढ़ने जाते हैं कुछ और हम पढ़ने कुछ और लगते हैं। तो अगर इस तरह से आप, अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलता, एक बार आप अनजाने में समय वेस्ट कर लेते हैं, दोबारा आपको पता लगता है, चल जाता है कि ये मेरी हैबिट है टाइम वेस्ट करने की। तो उस समय आप क्या करिए, जो आप ये YouTube से आप पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन रिसोर्सेज से कर रहे हैं, तो मैं बार बार इसी चीज पे जोर देती हूँ कि आप अपने नोट्स बना लीजिए, आप अपने नोट्स तैयार करके रख लीजिए। बार बार आपको वही YouTube देखने की जरूरत क्या है, एक बार आपने देखा और उसके नोट्स बना लीजिए। आप फोन उठा के अपने किसी बड़े को दे दीजिए, मत रखिए अपने पास, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है। आप हटा दीजिए उसको, और फिर जो किताब आपके पास है, जो नोट्स है, आप उससे पढ़ते जाइए। अपने जैसे पढ़ने वाले साथियों का ग्रुप बनाइए, आप उनकी भी तैयारी करिए और आप खुद भी अपनी तैयारी करिए। तो इस तरह से हम बच्चों को ये सलाह दे सकते हैं कि वो YouTube के जरिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बैलेंस करके समय तय करें कि इतने % पढ़ाई हम इससे करेंगे। बाकी किताबें तो उपलब्ध है ढेर सारी, हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं इसलिए हम YouTube के थ्रू पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास किताबें अवेलेबल है, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। आप वहां पे फोकस नहीं करते हैं और फिर YouTube में पढ़ने जाते हैं। तो ये तो एक सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम है, मेन तो आज भी आपकी किताबें और आपके शिक्षक ही है ना जी। थैंक यू मैम। वेलकम। अनीता जी आपने हैंड रेज किए हुए हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपको। अनीता अग्रवाल। हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एग्जाम देने जाते हैं और जैसे एग्जाम नजदीक रहती है तो हम पढ़ाई करते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन ये बैठेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस एग्जाम में बैठते नहीं और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस समय मतलब खुद को कैसे मोटिवेट रखें। सही कहा आपने, ये अक्सर होता है हमारे साथ में कि हमने जो क्वेश्चन तैयार करके गए वो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो हाँ। ये तब होता है बेटा जब हमने बड़ा सिलेक्टेड पढ़ा होता है ना, कि हमने सिलेक्टेड पढ़ा और वो ही नहीं आया, अब हम खाली बैठ गए कि क्या करें। लेकिन अगर आपने इन डेप्थ तैयारी की होगी, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, तो ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन रूप बदल के आ गया हो या टॉपिक अलग आ गया हो, लेकिन उसमें कुछ तो ऐसे रहेंगे कि जो आपका पढ़ा हुआ हो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए जो सिलेक्टेड स्टडी हम नहीं कर सकते, हमको स्टडी इन डेप्थ करनी चाहिए, और उसके लिए हमको समय लेके और बिना समय बर्बाद किए हमको शुरू से प्लान करके तैयारी करनी चाहिए। और
जब लास्ट मोमेंट पे आप घबरा रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम में अगर आपको घबराहट हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल काम डाउन होके ऐसे बैठ जाइए, गहरी सांस खींचिए, उसको रोकिए और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए। थैंक यू। ऐसे ये आप सिर्फ 10 बार इस तरह की, इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। 1 2 3 4 में ब्रीद इन, फिर 1 2 3 4 होल्ड, और फिर 1 2 3 4 सांस छोड़ दीजिए। ऐसे आप 10 बार करिए, आपकी घबराहट शांत हो जाएगी। आप पानी पी लीजिए और फिर अपने मन को आंख बंद करके चित्त को शांत रखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि इससे मिलता जुलता कुछ मुझे याद आ जाए, तो अचानक आपको जो आपने पढ़ा होता है वो निकल के आ जाता है। इसीलिए मैंने अपनी मेमोरी टेक्निक जो मैंने सेशन लिया था उसमें भी मैंने आपको बोला था कि जब आप पढ़ते हैं, किसी को याद करते हैं, किसी क्वेश्चन को, किसी गंभीर टॉपिक को, तो उसको किसी किसी चीज से रिलेट कर दीजिए जो आपके आसपास उपस्थित है, जो एग्जाम हॉल में भी होगा। जैसे दीवार का एक कोना, पंखा, स्विच बोर्ड, इन चीजों से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिलेट कर देंगे तो आप कमरे में बैठ के जब नजर दौड़ाएंगे, जैसी स्विच पे नजर आएगी तो स्विच से जुड़ा हुआ वो इंपॉर्टेंट जो आंसर था वो आपको याद आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी मेमोरी टेक्निक्स होती है जो एग्जाम के लिए काम। ठीक है अनीता जी? जी कोई और सवाल? राहुल जी, और किसी का सवाल है? मैम एक बच्चे का प्रश्न है, नमो शर्मा उपाध्याय। हम्म बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 6 से 7 घंटे का जो कंटेंट है उसको 3 से 4 घंटे में अच्छे से कवर कर लेता है, और स्पीड बढ़ा के, मतलब कोई वीडियो प्ले करता होगा उसमें स्पीड बढ़ा के देख लेता है और उसको अच्छे से समझ में भी आ जाता है मैम कंटेंट, तो उसको बस ये प्रेशर है साइकोलॉजिकली कि 3 से 4 घंटे ही पढ़ पा रहा है, वो 6 से 7 घंटे का कवर कर ले रहा है 3 से 4 घंटे में। इसके लिए 80/20 रेशियो वाले रूल पे हमने बात की थी। 80/20 का जो वो है कि जब हम 80% पढ़ते हैं तो उसमें से 20% ही हमें दिमाग में रहता है। जब हम 80% पढ़ रहे हैं तो 20% दिमाग में रहता है, और जो 20% हमने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा होता है उससे 80% सॉल्व हम करते हैं। तो ये एक थ्योरी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमको स्ट्रेचिंग आवर्स पे थोड़ी जाना है कि हमने कितने घंटे हमने बैठ गए हैं पढ़ने, ये मैटर नहीं करता है। हमने कितना ग्रास्प किया है, कितना हमने आत्मसात किया है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर उस 8 घंटे की पढ़ाई को आप 4 घंटे में कर लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको सोचने की बात नहीं है। आप फटाफट पढ़ लेते हैं उसको, आप उस 4 घंटे को दूसरे सब्जेक्ट के लिए इन्वॉल्व कर लीजिए, दूसरे यूटिलाइज कर लीजिए कि अब मैं दूसरा सब्जेक्ट कर लूं, या आप बाकी का जो 4 घंटा जो एक्स्ट्रा है उसमें आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कितना फास्ट लिखते हैं, कितना सुस्पष्ट लिखते हैं, कितना टू द पॉइंट लिखते हैं। आप उस टेक्निक पे समय वो कर दीजिए ना। जो 4 घंटा आपने पढ़ लिया, आपने आत्मसात कर लिया, आपको सब समझ में आ गया, अब बाकी के जो 4 घंटे हैं उनको आप इस तरह से यूटिलाइज कर लीजिए, या किसी दूसरी चीज में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने 4 घंटे पढ़ लिया और 4 घंटे जाके खेल लीजिए, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया उसका रिटेन होना भी जरूरी है ना। बिना रिटेन किए उसको मत जाइए, नहीं तो ये डिस्ट्रैक्शन होगा और सारा दिमाग से निकल जाएगा। तो 4 घंटे, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं उसमें से आप 4 घंटे में ही कंटेंट, अगर आपने शेड्यूल बनाया है, आपने टाइम फिक्स किया है कि आज मुझे इतना कोर्स कंप्लीट करना है, और वो कोर्स आपने 8 घंटे के बजाय 4 घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो वेल एंड गुड, खुद को शाबाशी दीजिए और फिर उसका टेस्ट ले लीजिए, रीटेस्ट ले लीजिए और फ्री होके अपने आप को रिक्रिएशन में अपना समय दीजिए। कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन किसी बड़े को इन्वॉल्व करिए।
आप खुद तय मत करिए। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कि घड़ी की सीटिंग से बच्चे की पढ़ाई नापते हैं, तो उनसे आप स्पष्ट बात कीजिए कि मम्मी या पापा आप ये चाहते हो कि मैं 8 घंटे पढूं, या ये चाहते हो कि मैं इतना कोर्स खत्म करूं, तो आप मुझे कोर्स दीजिए, मेरी समय मत देखिए कि मैं कितनी देर पढ़ रहा हूँ। आप कंटेंट दीजिए कि आज की डेट में मुझे ये करना है, मैं आपको वो करके दिखा दूंगा। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम राजगुरु से एक प्रश्न है कि प्रतियोगिता के इस युग में जबकि अवसर बहुत कम है, ऐसे में माता पिता बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं का भार इतना लाद देते हैं कि वह जब खेलते हैं तो उन्हें पढ़ने की एवं पढ़ने की याद दिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? एक्चुअली तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की काउंसलिंग करने के लिए मेरे पास आते हैं कि मैम हमारे बच्चे की काउंसलिंग कर दीजिए, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। वो इतने खुद ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं कि मुझे उनको कहना पड़ता है कि बच्चे की काउंसलिंग बाद में करूंगी, पहले आपको जरूरत है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पे थोपते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से चर्चा की जा सकती है। अगर आप ऐसे किसी पेरेंट को देख रहे हैं तो उनको समझाइए, बल्कि आप अपने सेंटर में किसी काउंसलर को बुलाइए और पेरेंट्स को इस टॉपिक पे बात कराइए, उनको समझाइए कि अपनी महत्वाकांक्षाएं, उच्च महत्वाकांक्षाएं, अपने बच्चे की कैपेसिटी भी देखना चाहिए कि वो कितना कर सकता है। उसका ऐसा ना हो कि आपने बोझ से उसको लाद दिया और वो उसको सहन नहीं कर पा रहा उस बोझ को। तो ये बात तो पेरेंट्स को समझाने की है। वो एज टीचर हम स्कूल में समझा सकते हैं, काउंसलर समझा सकते हैं, समाज में इन मुद्दों पे बात हो रही है। आप देखिए ना, कोटा के केस इतने ज्यादा बढ़ गए, इतना उस पे बात हुई, इतना ध्यान देने लगे कि अब पेरेंट्स ने धीरे 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 ये चीज खत्म कर दी है। अब इसीलिए इतना ज्यादा, पहले एक समय था जब डॉक्टर इंजीनियर के अलावा किसी पे बात ही नहीं होती थी, अब धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। ये कलेक्टिवली हो रहा है, होगा। अवेयर करना ही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर मुद्दे पे हर तरह से हम पालकों को अवेयर करें कि ऐसा नहीं हो। बाकी और कोई सोल्यूशन नहीं है। हम बच्चे को नहीं सिखा सकते कि वो माँ बाप से बहस करें, उनको किसी और माध्यम से ही समझाया जा सकेगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पे न ला दिए। और ये रोल स्कूल्स में अदा किया जा सकता है जी। और आप लोग आपके दिशा लर्निंग सेंटर पे भी करिए, पेरेंट्स को बुलाइए और सेशन रखवाइए जी। जी मैम, एक प्रश्न और है मैम राजगढ़ से कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए? तो मैम अगर आप इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। ये जिनने भी सवाल किया है इन्होंने हमारा टाइम मैनेजमेंट वाला नहीं देखा है, तो आप इनको राहुल जी लिंक भेज दीजिएगा जिसमें मैंने ये बताया था कि आप इस प्रकार एक कागज लेके और उसमें एक गोला खींच के अपने 24 घंटे ऐसे ताने बाने करके 24 घंटे आप खाने बना सकते हैं। और उसमें आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप कितने घंटे किस चीज के लिए आप दे रहे हैं इस समय। जैसे एक सिंपल मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ कि आपने एक इस प्रकार का एक गोला खींच लिया, उस गोले में आपने उसमें 24 खाने खींचे, ऐसे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ऐसे आपने 24 घंटे के खाने खींच लिए और फिर आपने देखा कि आप कितने बजे से कितने बजे तक सो रहे हैं, तो उसको आपने इस तरह से शेड कर लिए पूरे को कि आप ये इस समय को सो रहे हैं, इतने घंटे आप सो रहे हैं, ऐसा शेड कर लिया। फिर आपने कि किस समय आप कहाँ गए, कहाँ पे खेल कूद में समय निकाला आपने, कितनी देर आप टीवी देखते रहे। ऐसे करके जब आप 24 घंटे में वर्तमान में क्या कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करेंगे और फिर आप कहाँ कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, ऐसा एक दूसरी घड़ी बनाएंगे और उसमें आप देंगे कि मुझे इससे से इतने बजे तक ये करना है। ये जब सर्कुलर फॉर्म में दोनों घड़ियां आप अपने दीवार पे जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पे चस्पा कर दीजिए, वहां पे उसको पेस्ट कर दीजिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कितने घंटे बर्बाद कर रहे थे और अब आपको कितने घंटे पढ़ना है।
एवरीथिंग शुड बी रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन। कई बार हम सोचते रह जाते हैं, चीजें हवा में चली जाती हैं। जब वो क्रिस्टल क्लियर आंखों के सामने रहेगी और वो बार बार आपका ध्यान उस पे जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे अपना 24 घंटा कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है, और ये आप ही कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए बना के नहीं दे सकती हूँ, कोई XYZ नहीं बना सकता। आपको खुद, हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि अपने किसी बड़े से गाइडेंस ले लीजिए, राय ले लीजिए, लेकिन अपना शेड्यूल आप खुद बनाइए। अगर आप किसी और के बनाए शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर दबाव आएगा, आपको लगेगा कि ये दूसरा अपनी बात आपके ऊपर थोप रहा है। उसके बजाय आप खुद अपना बनाइए। जब आप खुद अपना बनाओगे ना, तो आप उसको फॉलो करोगे, आपको लगेगा ये तो मेरा प्लान है, तो आप उसको फॉलो करोगे। तो आप खुद बनाइए। इसमें आप एक बार वो लिंक देख लीजिएगा, राहुल जी बता देंगे आपको। तो आप वो टाइम मैनेजमेंट वाला सेशन देखिए और फिर उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेज कीजिए। जी जी, धन्यवाद मैम। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, वो है कि मैम पेपर के कुछ दिन पहले क्या करें? बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि थ्योरी पढ़ें कि क्वेश्चन करें कि टेस्ट लगाएं। जरूरी सब है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं होता, तब क्या करना? हाँ, तो हम एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है अब आपके पास। देखिए, आपका सवाल ही ये कह रहा है कि अब मेरे पास पूरा पढ़ने का समय नहीं है, और पूरा पढ़ भी लिया तो ब्रेन में पूरा नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छा होता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, आपके टीचर्स ने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए होते हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पहले करिए। क्योंकि अगर आप A to Z पढ़ने जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे, आप उतना सारा कर भी नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में उतना जाएगा भी नहीं। तो लास्ट मोमेंट की जो पढ़ाई करनी चाहिए, उसमें पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उनको पहले करना चाहिए। दूसरी बात एक और की जा सकती है, मान लीजिए कि 5 यूनिट है या 10 यूनिट है जो एग्जाम में आ रहे हो, उसमें से आप उनको पिक कर लीजिए, टॉपिक्स को जिनकी वेटेज ज्यादा है, जिनके ज्यादा नंबर है। मतलब मान लीजिए कि कोई यूनिट ऐसा है जिसमें 8 नंबर का आने वाला है, कोई ऐसा यूनिट है जिसमें सिर्फ 4 नंबर का आने वाला है, तो 4 को पीछे हटा दीजिए, 8 को पहले पढ़ लीजिए। ऐसे करके मेजर आप कर लेंगे तो आप उसमें से ज्यादा स्कोर करने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। और समय कम हो तो तत्काल जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करिए, उनको हाईलाइट करके पढ़ते जाइए। जब आप उनको हाईलाइट कर करके पढ़ते जाएंगे तो आपके पास में क्या होगा, देखिए, ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि मुझे इतना सारा नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है। तो वो जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, वो आपको याद आ रह जाएंगे, तो उनके द्वारा आप एलैबोरेट करके आंसर्स एग्जाम में दे भी पाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है। तो जब समय कम हो तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ता है हमको, रैंडम नहीं चल सकते। प्लान जरूर करिए, समय चाहे जितना भी कम हो उसमें से उसी प्रपोर्शन में थोड़ा सा समय लेके फटाफट स्टडी को प्लान कर लीजिए और फिर उसको फॉलो करिए। इसमें आप अपने किसी बड़े का सहयोग लीजिए, बड़े भाई बहन हो उनका लीजिए, टीचर्स का लीजिए, मम्मी पापा का लीजिए, कोई गाइड हो, जो भी आपको लगता है उनका सहयोग लीजिए और फिर तैयारी करिए। जी जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं भारत से बात कर रहा हूँ, राजगढ़ दिशा लर्निंग सेंटर से। जी मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर से किस तरह से सामान्य ज्ञान के प्रति जागरूक किया जाए और कैसे उनको उसमें रुचि हो सके, उसके लिए किस तरह से उसको सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। वास्तव में यही है कि जब आप बचपन से सामान्य ज्ञान की तरफ बच्चे को देंगे, उसका डाइवर्ट कर देंगे और उसका इंटरेस्ट जगा देंगे, तो ये जो है ना, अलग से जाके आपको एग्जाम के लिए अलग से बहुत सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये रेगुलर वे में तैयारी होती जाएगी और आपके बच्चे के अंदर वो चीज मेमोरी में आ जाएगी उसको। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो यही है कि किस प्रकार डेवलप करें। तो उसके लिए देखिए, बड़ी सिंपल चीज होती है। हम जब बच्चे के साथ हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स आजकल नाउअडेज
पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा परेशान कर रहा है, 50 तमाम सवाल पूछ रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग है, बहुत सारा काम करना है घर का बाहर का, अब बच्चे को उतना हम समय नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या किया, बच्चे को मोबाइल पकड़ाया और छोड़ दिया। अब बच्चा खुद सर्फिंग कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर आप चाहोगे कि मेरा बच्चे की बहुत अच्छी जो हम वांछित जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं पढ़ रहा है, ये तो फोन ही उठाए रहता है, चलाता रहता है। तो एक्चुअली किया हम नहीं है, उसके बजाय हम क्या करें, बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स डालें। एक बहुत पहले अमर चित्र कथाएं चलती थी, उनमें कितने सारे इतिहास की घटनाओं को कॉमिक्स के फॉर्म में दी होती थी, अभी भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं, अमर चित्र कथाएं आती हैं जिसमें बहुत सारी इतिहास की जानकारी दी जाती है। तो बच्चों को वो छोटी छोटी कॉमिक्स जो अटर चटर कहानियां बता रही हो, उसके बजाय जो काम की है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, वो पढ़ने की हैबिट डालिए। बच्चे को मजा आएगा, बच्चा पढ़ेगा उसको। उसके अलावा मैप होता है, जो हम मैप की गेम करवाइए बच्चों से, उसमें हम मैप खोल लेते हैं और कोई एक शहर उठाते हैं और बोलते हैं कि मैप में ढूंढो ये कहाँ है। उससे भी बच्चे के अंदर मैप पढ़ने की हैबिट डेवलप होती है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसाइक्लोपीडियाज आते हैं, वो बच्चों को गिफ्ट करिए, बच्चों को बर्थडेज में वो गिफ्ट करिए, रिश्तेदारों को कहीं जा रहे हैं तो उनको बुक्स गिफ्ट करिए, और बच्चों के साथ एक समय बांध दीजिए और आप खुद एज पेरेंट्स आप पढ़िए उस समय कि हम अभी बैठ के पढ़ेंगे, और उसके बाद वही हम अपने बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और उनको हम एक समय, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बहुत जरूरी क्या होता है कि रीडिंग में डिस्कशन बहुत जरूरी है, जीके में डिस्कशन बहुत जरूरी है। आप बच्चों को लेके बैठिए, आप एक पढ़ने का समय आपने नियत कर लिया जिस समय आप भी पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, और फिर आप क्या करिए, साथ में बैठिए कि ये एक डिस्कशन का समय है, तो सब मिलके उसको डिस्कस करिए। ये बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है। फिर स्कूलों में टीचर्स जो हैं वो जीके के लिए क्विज कंपटीशन करवा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, सही आंसर बच्चा दे तो उसको कुछ उपहार दिया जाए, पुरस्कृत किया जाए। तो इन सब से क्या हो जाएगा, जीके की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। मैं जब पढ़ती थी, हम लोग बहुत छोटी क्लास में 9th में पढ़ती थी मैं, मुझे याद है, तो तब स्टेट बैंक जो था वो जनरल नॉलेज के क्विज कंपटीशन कराता था, तो स्कूल लेवल पे कराता था वो, कि अलग अलग स्कूल के बीच का कंपटीशन कराता था। तो स्कूल में पहले कंपटीशन हुआ, फिर स्कूल की टीम से 3 लोग सिलेक्ट हुए, तो हम 3 लोग सिलेक्ट हुए थे हमारे स्कूल से, मैं भी थी उसका हिस्सा। फिर हम लोग ने जाके स्टेट बैंक ने जो मेन हेड ऑफिस था उसने हमारे शहर में कंपटीशन कराया था, वहां अलग अलग 4 स्कूलों से आए थे। तो मुझे याद है कि हमारा जो नंबर था वो 4था लगा था, तो कंसोलेशन प्राइज मिला था हमको। तो उसमें मुझको शरद चंद्र चटर्जी की किताब मिली थी, बहुत अच्छी, उन्होंने सेट दिया था उसमें। तो हमें उस चीज का इतना मोटिवेशन, उस चीज का मुझे उस एज में मिला था जब मैं 9th में पढ़ रही थी, कि स्कूल से मैं फर्स्ट आई थी और पूरे शहर में मेरी और मेरी सहेलियों की टीम 4थे नंबर पे आई थी। ऑल्दो हम 4थे नंबर पे आए थे, लेकिन हमें इतना मोटिवेशन मिला था कि आज 50 साल के होने के बाद भी मैं और मेरी फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप है और हमारा जीके अभी भी अपडेटेड रहता है। तो वो जो मोटिवेशन वहां से मिली थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्विज कंपटीशन स्कूल लेवल पे घर में कराइए, आप आपके 2 बच्चों के बीच में कराइए, और फिर गर्मी की छुट्टियां आने वाली है, आपके घर में और भी बच्चे आ जाएंगे। थोड़ा हमको बड़ों को इस तरफ फोकस देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि हम बच्चों को कैसे इस तरफ प्रेरित करें। हम क्या करते हैं, अपना समय बचाने के लिए हम माइंडलेसली पेरेंटिंग करते हैं, मतलब दिमाग लगा के नहीं कर रहे हैं पेरेंटिंग, जबकि पेरेंटिंग माइंडफुल होनी चाहिए। तो माइंडफुल पेरेंटिंग जब आप करेंगे तो आपका बच्चा जरूर वांछित डायरेक्शन में ही जाएगा। जी मैं ये बोल रहा था आपसे कि हम बच्चों को गद्य की विधाओं के माध्यम से सामान्य ज्ञान से परिचित करवा सकते हैं उनको। बिल्कुल, मान लीजिए एकांकी है, नाटक है,
हाँ उनको बिल्कुल पात्र बना गया। बिल्कुल करा सकते। मैंने वही तो बोला आपको कि आपको माइंडफुलनेस से कराना है, तो जितने भी तरीके हो सकते हैं। एक वो कहावत नहीं है कि मैंने देख के मैंने सुन के सीखा तो थोड़ा याद रहा, जब मैंने देख के उसको सीखा तो और याद रहा, लेकिन जब मैंने अनुभव से सीखा तो मुझे सबसे ज्यादा याद रहा, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गद्य की विधाओं से सिखा रहे हैं। आप इसीलिए तो YouTube से बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं ना। YouTube इनडायरेक्टली तो वही है ना कि YouTube में जब बच्चा देख रहा है तो उससे वो चीजें ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उनको कविता का कंपटीशन कराइए, कविता पाठ कराइए, दोहों का कंपटीशन होता था पहले, चौपाई का होता था, इस तरह से करके कुछ कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। मैंने तो आपको अभी बताया ना कि मेरी बेटी ने फिक्शियस नॉवल पढ़ा, वो उसको आज काम आ रहा है। तो रीडिंग हैबिट तो होनी बहुत जरूरी है, और बाकी आप जिस विधा से भी सिखा सकें बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा प्रयास करेंगे अगर ऐसा आप करेंगे तो। जी धन्यवाद मैम। जी जी नमो शर्मा उपाध्याय, बताइए क्या प्रश्न है। नमो शर्मा उपाध्याय, या किसी भी बच्चे को या लर्निंग सेंटर को कोई भी प्रकार का प्रश्न है आप पूछिए, अनम्यूट करके अपने आप को आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अपने सेशन के अंतिम दौर में हैं, अंतिम चरण में हैं। तो जिसको भी किसी भी प्रकार का डाउट है आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। मैम एक साधारण सा प्रश्न है। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ खुद की बात करें। एक साधारण सा प्रश्न है मैम, किसी विद्वान ने कहा है कि सामान्य ज्ञान का भंडार हिमालय की चोटियों से भी ऊंचा, हिंद प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त से भी गहरा एवं कवियों की कल्पना से भी सूक्ष्म है। तो मैम इतने विशद भंडार को, जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट के आ जाने से अब 10 गुना हो गया है, तो ऐसे में हम कैसे विवेक रखें कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और जिसको छोड़ें कहीं वो परीक्षा में ना आ जाए, इस भय से कैसे बचें, और इसमें मैडम कैसे विवेक अपन रखें कि किस तरह से पढ़ा जाए इतने विशद भंडार के चलते में परीक्षाओं की दृष्टि से। बिल्कुल, तो आप इस मामले में बहुत जो सिंपल चीज वो यही है कि एक जीके का भी एक कोर्स दिया होता है परीक्षाओं में कि किस विषय का कितना नंबर आना है, किस हिस्से में से कितना आना है, और उसका एनालिसिस भी होता है। क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस भी दिए होते हैं कि किस तरह का कितना आ रहा है। तो ये बात तो जीके आज नहीं हुआ है कि ज्ञान का जो नॉलेज जो है, जैसा आपने कहा कि हिमालय की चोटी या प्रशांत सागर की गहराई को कवर करता है, जीके तो जीके ही है, ये बात तो सही है। लेकिन ये भी रहता है कि किस क्षेत्र से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके की बुक्स ही टू द पॉइंट बनी होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे होते हैं कई बार वो लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा एनालिसिस करके ही आप ये समझ सकोगे कि, और बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए कि, क्योंकि किसी जब जीके में पूछा जाता है ना, जीके की सबसे अच्छी बात यह है कि जीके में किसी भी टॉपिक का इन डेप्थ नहीं पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये आपसे उम्मीद की जाती है कि हाँ इतना सामान्य ज्ञान तो आपके अंदर होगा, तो आपको उतना सामान्य ज्ञान तो उठाना है। आपको बहुत अंदर रिसर्च नहीं करना है, लेकिन आपको उसकी मूल अवधारणाएं उठाना है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो वो उतना जो गहरा सागर है उसमें से भी कुछ मोती चुन के निकले आएंगे, तो आपके पास में वो चीज हो जाएगी कि मुझे इतना पढ़ना है। और दूसरी बात है, आप प्लान करके पढ़िए, उन विषय जो हैं उन कंटेंट को उठाइए कि मुझे एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ये सब्जेक्ट का इतना हिस्सा कवर करना है। तो जब आप प्लान करके करते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हिस्सा तो हो ही जाएगा उसका। मैम ऐसे में एक दुविधा रहती है
कि आजकल बाजार में हम देखते हैं कि छोटे छोटे कैप्सूल टाइप अध्ययन सामग्री आ गई है जिसमें तथ्यों को घुसा दिया गया है जबरदस्ती। तो ऐसे में विद्यार्थियों का जो अवधारणात्मक ज्ञान है वो लुप्त होता जा रहा है कहीं ना कहीं इन तथ्यों के इस वस्तुनिष्ठ पद्धति के कारण। पहले अवधारणात्मक परीक्षाएं, नेट आदि की परीक्षाएं अवधारणात्मक होती थी, निबंध जिनमें पूछे जाते थे तो उसमें अच्छे से व्यक्ति की परख हो जाती थी, लेकिन इन वस्तुनिष्ठ पद्धति ने अवधारणात्मक ज्ञान को कहीं ना कहीं लुप्त कर दिया है। तो ऐसे में बच्चों का अवधारणात्मक ज्ञान कैसे विकसित किया जाए मैम? ये आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। मैं कुछ % मानूंगी कि ये बात सही है कि ये हमारी जो रील कल्चर ही आ गया है ना, तो हमें हर विषय का, हर चीज का, आप बिल्कुल इस मामले में सही कह रहे हैं कि सुपरफिशियल नॉलेज हमारा ज्यादा रहता है, हम इन डेप्थ स्टडी नहीं करते। लेकिन जो एग्जाम है उसमें वो कोर पेपर भी हैं जो उन सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज पे ही आधारित है। तो ये दोनों तरह का है कि कुछ चीजें जैसे सामान्य ज्ञान है तो वो आपको बहुत इन डेप्थ नहीं चाहिए, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है उसका तो इन डेप्थ ही होगा, और वो तो हो ही रहा है सर। कंटेंट में तो है ही, जो कोर्स कंटेंट है मेन जो है उसमें तो होता ही है। मान लीजिए कि गणित पूछा जा रहा है तो गणित की जो मूल अवधारणाएं हैं वो तो रहेगी ही सर। तो ऐसा नहीं है जो गणित पढ़ रहा है तो वो तो इन डेप्थ ही पढ़ेगा, उसका एक पेपर होगा जिसमें वो जीके की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट की तैयारी है वो तो इन डेप्थ ही पढ़ना पड़ेगा। अब चूंकि परीक्षा पद्धति ऐसी है हमारी कि जिसमें से कि आपसे अगर इस तरह से पूछा ही जा रहा है कि आपको याद करके उन क्वेश्चंस को लिखना है, तो कई बार वो रट्टाफिकेशन करके लिख के चले जाते हैं। लेकिन जो अध्ययन होता है वो तो इन डेप्थ ही करना चाहिए, क्योंकि जो इन डेप्थ आपने पढ़ा है वो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी देता है, आपके दिमाग में अवधारणाओं को, आपके अवचेतन में जो अवधारणाएं हैं वो क्लियर होती जाती हैं। नहीं तो रैंडम इंफॉर्मेशन मिलके तो दिमाग में सच में ढेर सारी इधर इधर की अधूरा ज्ञान, वो जो हम कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। अज्ञानी होना ज्यादा अच्छा है इससे, लेकिन जो आधा अधूरा अल्प ज्ञान है वो सही नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन हम ही कर सकते हैं बच्चों के अंदर वो, उनको रीडिंग हैबिट्स डलवाएं, उनको वैसा कंटेंट ला के दें, उनसे उस तरह की गूढ़ चर्चा करें, तो जरूर ऐसा होगा, और हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है जी। लेकिन मैम अवचेतन मस्तिष्क तो अपना तभी परिपक्व होता है ना जब हम अधिक से अधिक प्रयोगात्मक तरीके से किसी चीज को समझे, क्रियात्मक रूप में समझे। लेकिन इस वस्तुनिष्ठ पद्धति ने तो सारा कबाड़ा करके रख दिया है मैम। नहीं नहीं, आप ऐसा नेगेटिव मत सोचिए। देखिए ऐसा नहीं है, ये सही है कि इस तरह से हो रहा है, लेकिन ये भी सोचिए कि एक समय था जब बहुत सारी जनसंख्या हमारी ऐसी थी जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं था, वो दूसरों के बताए सिर्फ मान्यता पे आधारित चलते थे। आज उसी घर से ऐसी जनरेशन्स हैं जो रियल क्या चीज है उसको क्लैरिटी से समझ पा रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप उसका पॉजिटिव अप्रोच देखिए कि भले ही सुपरफिशियल ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञान तो बहुत सारे लोगों को मिल रहा है ना, अज्ञानी तो कोई नहीं हो रहा है ना। पहले तो एक बहुत समय ऐसा था, आज आप देखिए कि मैं पिछले 30 सालों से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। एक समय था जब मैं पेरेंट्स को बुलाती थी तो बहुत सारे हमारे सरकारी स्कूल में पेरेंट्स आते थे जो अंगूठा लगाते थे, लेकिन आज ऐसा कोई पेरेंट नहीं मुझे मिलता आज की डेट में जो अंगूठा लगाता हो, सब साइन करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो हुआ है। भले ही सब बिल्कुल ज्ञानी ऋषि मुनि नहीं बन गए हैं, लेकिन ज्ञान तो एक जो प्राथमिक जो नॉलेज होना चाहिए वो तो सबको हुआ है ना। आप खुद ही देखिए आज कि सब्जी वाला भी है तो यूपीआई से पेमेंट ले रहा है, वो इतना जानता है, वो इंग्लिश के शब्द जानता है, वो ऑपरेट करना जानता है कि स्मार्टफोन कैसे चलता है। तो ये तो अवेयरनेस ही है ना सर, ये तो पॉजिटिव पहलू है, आप इसको भी देखिए जी।
हमने तो इसलिए बोला था मैम के, इसलिए निवेदन किया था कि लेखन के प्रति आज नीरसता हमें देखने को मिलती है। बच्चे एक पेज लिखने में हजारों नखरे करते हैं, तो लेखन की जो हैबिट है, जो हाँ, वस्तुनिष्ठ आ रहा है, तो ज्यादा क्यों लिखे, ज्यादा क्यों पढ़े, ऐसी भी एक प्रवृत्ति जन्म ले रही है बच्चों में। देखिए, भाषा शिक्षकों का दायित्व बहुत ज्यादा है, ये बात सही कह रहे हैं आप, कि बच्चों की जो बेसिक आप याद करिए, तो जब मेरे ख्याल से आप पढ़ते होंगे तो हमको एक पेज सुलेख रोज लिखना ही पड़ता था। हिंदी और इंग्लिश का सुलेख हमें लिखना ही पड़ता था। फिर हमें डिक्टेशन दिया जाता था कि डिक्टेशन देते थे और वो हमें करना पड़ता था। अगर कोई टीचर फ्री पीरियड में आए तो वो डिक्टेशन देगा। लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं, आजकल ये पद्धतियां खत्म होती जा रही हैं। घर में पेरेंट्स भी नहीं कहते, लेकिन ये होना चाहिए कि बच्चे को गर्मी की छुट्टी में भी ये जरूर होना चाहिए कि एज मच एज लिख लिख के प्रैक्टिस करें। आप अगर आप ध्यान दे तो मैंने अभी जिस बच्चे ने प्रश्न किया था कि मैं 8 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में कर लेता हूँ, तो उसको भी मैंने यही सलाह दी थी कि अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में कर ले रहे हैं तो 2 घंटा उसको सॉल्व करने में लगाइए, लिख लिख के करिए। लिखने की प्रैक्टिस जितनी होगी वो बहुत अच्छा है। एग्जाम पद्धति भी हमारी वैसी है और ये आपके ब्रेन में भी बहुत कुछ, मतलब जो संज्ञानात्मक जो हिस्सा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी सही है, आप मुद्दे बहुत अच्छे उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी मैम, बहुत मुद्दे उठाते हैं आप। जी धन्यवाद मैम। ऐसे देखने में आता है, इसलिए मैम हम तो बच्चों के मध्य में ही रहते हैं अधिकतर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं वो करिए, ऐसे ही बूंद बूंद से सागर बनेगा। जी हमारा प्रयास रहता है मैम यहाँ परिचर्चा करने का, किसी निबंध पर चर्चा करने का, क्योंकि निबंध का अर्थ ही क्या है? देवी संपद्वी मोक्षाय निबंधा या श्रीमतः। देवी संपदा जो है वो मुक्ति के लिए है, और निबंध माने बांधना, विचारों को बांधना। बच्चों को कैसे सिखाएं मैम? तो अगर वस्तुनिष्ठ बन गए ये, तो फिर इनके अंदर विचारों को बांधने की जो कला है वो कैसे विकसित होगी, ऐसी चिंता रहती है। बढ़िया बढ़िया, आप बहुत अच्छा चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन जो है ना, वो उपाय ढूंढने का, किसी समस्या का समाधान ढूंढने का पहला कदम ही वही है कि जिसमें चिंता किए जाए, विचार किए जाए, इन मुद्दों को ध्यान से देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तभी तो सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस इज, जब आप चिंतन कर रहे हैं तो ही वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब वो आगे उसका हल मिल ही जाएगा, ढूंढ ही लेंगे आप। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत आभार मैम जी। पन्ना दिशा लर्निंग सेंटर, पूछिए क्या प्रश्न है आपका? पन्ना, हेलो, नमस्ते मैम। मैम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब हम लोग जब जीएस कवर करते हैं तो मैम नोट्स के कंपैरिजन में और बुक्स के कंपैरिजन में, दोनों में से किस पर ज्यादा डिपेंड होना चाहिए, और रिवीजन किससे ज्यादा इजीली हो पाएगा और ज्यादा रिटेन कर पाएंगे माइंड में एग्जाम के लिए? नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, बुक जो है वो पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुक बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप उसको अपनी भाषा में लिख लेते हैं, अपने हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं, तो वो पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो ब्रेन उससे ज्यादा रिलेट कर पाता है, ब्रेन को उसमें आसानी होती है। देखिए, ब्रेन की हमारी टेंडेंसी होती है वो जटिलता से सरलता की ओर जाना चाहता है। इसीलिए हम जब हैबिट्स की बात करते हैं, अगर हमारी वो आदत बनती जाती है तो हमें वो चीज स्पॉन्टेनियस हो जाती है, अपने आप होती जाती है, हमें उस पे एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, तो ब्रेन को उसमें आसानी हो जाती है, तो वो काम सरलता से और अच्छी तरह से हो पाता है। लेकिन जब ब्रेन को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जटिल होती है चीज, तो ब्रेन उलझता है, फिर वो उस जगह से भागता है। तो इसलिए जो बुक में से आपने पढ़ा है वो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है,
उसको छांट के इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करिए और नोट्स बना के जब वो रहेगी तो दो बातें होंगी, एक तो बड़ी सामग्री को आपने छोटे में कर लिया, दूसरी बात है जो दूसरे की लिखी हुई जो मुद्दे हैं, विषय हैं, उसको आपने अपनी भाषा में लिख लिया। तो ये दोनों चीजें जो होगी ना वो याद रखने में आपको आसानी देगी। तो परीक्षा की तैयारी जब भी करें तो नोट्स जरूर बनाएं और उससे तैयारी करें। जी मैम, कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि मैम नोट्स जो बनाना है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये बुक से पढ़ने में। फिर सुनिए, दिस इज नॉट टाइम टेकिंग प्रोसेस। टाइम टेकिंग तब है जब आप हूबहू पूरी इबारत उतार रहे हो, बहुत बड़ी कहानी लिख रहे हो तो वो रिपीटेशन होती है। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट करते गए और उन हाईलाइटेड को आपने लिख लिया, तो वो बड़ी चीज को आपने छोटे में उतार ली, मेन पॉइंट्स उतार लिए हैं आपने, तो फिर आपका ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नोट्स होते ही, नोट्स का मतलब ही यही होता है ना कि पॉइंट वाइज छोटे छोटे में बनाइए। अगर हम हूबहू उसकी भाषा को अपनी भाषा में बदल के और उसको बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो इट इज टाइम टेकिंग। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं तो ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये बल्कि टाइम सेविंग है कि बाद में आपको दोबारा उतना सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको छोटा पढ़ के वो याद आ जाएगा। तो दिस इज स्मार्ट। आपको जो रीडिंग होनी चाहिए, स्टडी जो होनी चाहिए, दैट शुड बी स्मार्ट स्टडी। आपको स्मार्टली पढ़ने की आदत होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जी, जब किसी सर से किसी लेक्चर लेते हैं तो मैम वो नोट कराते हैं तो वो पूरा ही करा देते हैं, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, फिर उसको रिवीजन करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है और वो काफी ये होती है, टीचर की टेंडेंसी पे होती है। मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि याद रखने के हिसाब से बड़ी चीजों को, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हम साइंस में पढ़ाते हैं कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जी, ये 10th में आता ही है साइंस में क्वेश्चन। तो इसमें किस तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा और निकट दृष्टि में कौन सा होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, दू माने ऊ की मात्रा, ऊ से कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष का उपाय जो है वो क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। जब हमने बच्चे को ये एक लाइन याद करा दिया तो अब आप सोचिए बच्चे को पूरा कंसेप्ट याद हो गया। अगर दूर का उत्तल है तो निकट का क्या होगा, ऑब्वियसली दो तरह के लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल, तो अपने आप उसका उत्तर हो गया अवतल लेंस। मतलब दिस इज स्मार्ट स्टडी कि आपने जोड़ लिया, रिलेट कर लिया, बच्चे को याद करने की भी जरूरत नहीं है और बच्चे को दोनों कंसेप्ट पैरेलल याद हो गए। तो ऐसे करके आपको अपना एक माइंड मैप बना के, चैनल बना के चीजों को पढ़ना चाहिए। अपना माइंड मैप बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको उठा के एक माइंड मैप बना लीजिए अपने दिमाग में। तो उसमें क्या होगा, जो गूढ़ कठिन कंसेप्ट है उसका एक स्मॉल माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाएगा और फिर जब आप पढ़ने उसको उतारने बैठेंगे तो आप उसको लिखने में काफी इलेबोरेट करके और आराम से पूरा टू द पॉइंट आंसर भी बना सकते हो। तो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए आपकी। जी मैम, थैंक यू मैम। वन लास्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल आपने एड्रेस किया हुआ है, बताइए क्या प्रश्न। श्री उपाध्याय। आई थिंक मैम सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए, आपने एड्रेस कर दिया मैम। तो थैंक यू सो मच मैम कि आज आपने इन सारे विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रकाश डाला, जैसे कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हो अपना, कैसे आप जनरल नॉलेज को एनहांस कर सकते हो और कैसे आप रीडिंग हैबिट्स को अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या इफेक्टिव तरीका है चीजों को बहुत लंबे समय तक रिटेन करने के लिए। मैम थैंक यू सो मच एक बार फिर आपको दिशा स्टेट नोडल सेंटर और सभी दिशा लर्निंग सेंटर्स की ओर से मैम मैं चाहूंगा सभी दिशा लर्निंग सेंटर मैम को एक बार वर्चुअल क्लैपिंग करके मैम का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम एक बार फिर आपको मैम जी सर, इतना महत्वपूर्ण सेशन और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच मैम।